Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। मैं और मेरी टीम मेंबर्स आपके लिए हर रोज लेके आ रहे हैं डेली लेक्चर्स। आज हम लोग एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड 10th की जो एनसीईआरटी है उसका जो सेक्शन 2 है उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। और बेसिकली हम लोग एक ऐसा चैप्टर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं जो आपको थोड़ा बहुत मेंस पर्सपेक्टिव से एनालिसिस में हेल्प करेगा, जहाँ पे अर्बनाइजेशन की बात की गई है कि किस तरह से शहरों की निर्माण करनी चाहिए, शहरों के निर्माण के अंदर किस तरह से शासन व्यवस्था चलनी चाहिए। ये जो अर्बनाइजेशन की जब प्रक्रिया की हम लोग बात करते हैं तो अर्बनाइजेशन के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं, ये अर्बनाइजेशन के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं, इन सब टॉपिक्स के ऊपर आज के क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर एक तो लंदन की हिस्ट्री लिखी गई है कि शहर के रूप में लंदन की क्या हालत हुई थी, लंदन किस तरह से विकसित हुआ, लंदन की पॉपुलेशन के अंदर किस तरह से बूम आता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमने देखा था ना पिछले क्लास के अंदर, जब हमने पिछला क्लास खत्म किया तो मैंने आपको औद्योगिक क्रांति के बारे में बहुत सारी डिटेल में बात बताई थी। तो ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, उस टाइम पे लंदन की हालत क्या हो गई थी, किस तरह से शासन व्यवस्था लंदन की बदलती है, वो भी आपको यहाँ पे इनफैक्ट समझाया जाता है। और इन सब बातें में भी इनफैक्ट डिस्कशन किया गया है। लंदन के साथ साथ ये चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो बॉम्बे के साथ जुड़ा हुआ है। द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रिलेटेड टू बॉम्बे, और मुंबई के अंदर कैसे औद्योगिकरण हुआ, मुंबई के अंदर औद्योगिकरण होने के बाद किस तरह से अर्बनाइजेशन होता है, मुंबई को किस तरह से न्यू सिटी के रूप में डेवलप किया गया है, और साथों साथ एक केस स्टडी दिया गया है सिंगापुर का। साहब अब देखिए, आपको भी पता होगा कि सिंगापुर एक आइलैंड के रूप में आपको दिखेगा, क्योंकि छोटा सा टापू जो कनेक्टेड है इनफैक्ट मलय पेनिनसुला के साथ सबसे टिप के ऊपर, और उसका विकास कैसे हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग वे के अंदर दिखाया है साहब, ठीक है ना। तो ये चैप्टर को अगर आप टेक्निकली देखा जाओ तो आपके कोर सिलेबस का पार्ट नहीं है। दिस चैप्टर इज टेक्निकली नॉट पार्ट ऑफ द कोर सिलेबस, मतलब जो यूपीएससी जनरली यहाँ से डायरेक्टली वर्बेटिवली क्वेश्चंस नहीं निकालेगा साहब, है ना। पर अगर आप ओवरऑल केस स्टडी के रूप में ये चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। जब आप केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से देखोगे ये चैप्टर को तो आपको काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब हम लोग अर्बनाइजेशन की बात करते हैं भारत के अंदर या पूरे विश्व की अर्बनाइजेशन की साहब, ठीक है ना, तो आपको ये केस स्टडी का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से जब मेंस के अंदर आप लिख रहे होंगे तो आपके पास मसाला होगा साहब, ठीक है ना। आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखेंगे जो पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हो इन योर मेंस आंसर राइटिंग, और आंसर्स के अंदर आप बता सकते हो कि देखिए ये सिटी ने ये सब करने की कोशिश की थी कि सिंगापुर कैसे इनफैक्ट डेवलप हुआ, बॉम्बे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए, लंदन में क्या क्या प्रॉब्लम हुए, आज के तारीख में प्रेजेंट टाइम्स के अंदर इनफैक्ट किस तरह से अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर हम लोग हेल्प कर पाएंगे ये, और किस तरह से उसका सॉल्यूशन ला पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्यूरोक्रेट है उसका तो काम क्या है, सॉल्यूशन लेके आना। द मेन वर्क ऑफ द ब्यूरोक्रेट इज व्हाट इज टू ब्रिंग आउट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स व्हिच आर ऑकरिंग इन अ मल्टीपल वेज साहब, है ना। तो उन्हीं के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक नायक, मैं हूं आपका एजुकेटर प्रतीक नायक। मैं आपको अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाता हूं। आई ऑल्सो टीच ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। आपको पता होगा कि अनअकैडमी इंडिया का टॉप मोस्ट लर्निंग प्रोग्राम है, जहां पे डेली लाइव क्लासेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, आप लाइव टेस्ट क्विज सबको पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसमें फ्री क्लासेस भी चलते हैं, इसमें पेड क्लासेस भी चलते हैं। आज आखिरी दिन है अगर आप पेड क्लासेस लेना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 31 अक्टूबर मतलब 31 मार्च के दिन अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, मतलब टुडे इज द लास्ट डे, तो आपको 31 जुलाई 2022 तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा विद 1 ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन फीस। मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इनफैक्ट 1 साल की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको यहाँ पे 4 महीना एक्स्ट्रा दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन के अंदर ही, वो भी फ्री के अंदर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ये टाइम फ्रेम दिया गया है। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट, आप जरूर से जुड़िएगा हम लोग के साथ। आज आखिरी दिन है, आज रात से पहले प्लान कर दीजिएगा। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट, क्योंकि अगले महीने शायद आपको ये ऑफर ना मिले साहब, है ना। तो दिस इज हाउ द कोर्सेज आर कंडक्टेड ऑन अनअकैडमी। आपको आइकॉनिक कोर्स दिखेगा, आपको प्लस कोर्स दिखेगा। आइकॉनिक कोर्स की खासियत यह है कि यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है अनअकैडमी के टॉप मोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि एक मेंटर टीम के द्वारा, जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको हेल्प करेंगी। आपको डे टू डे आंसर राइटिंग से लेके जो भी आपकी क्वेरीज है उसमें हेल्प करेगी। बाकी प्लस तो आपके पास अवेलेबल है, तो यू कैन चूज अ मेंटर। अगर आप मेंटर लेना चाहते हो, पर्सनल मेंटर जो आपको पूरी तैयारी में हेल्प करे, तो भी आप आइकॉनिक ले सकते हो, वरना प्लस लीजिए आप साहब, ठीक है। मैं आपको दोनों कोर्सेज में, क्योंकि एज ए टीचर मैं आपके साथ रहूंगा साहब। मेरे कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं। अभी एक कोर्स चल रहा है एंशिएंट मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड करते हुए। आई हैव कवर्ड अप
इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। तो आप इसको अटेंड कर सकते हो, या आप मेरे फ्री क्लासेस को अटेंड कर सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेशल क्लास। ये स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और खाली आपको ये कोड को एंटर करना है, PN लाइव साहब, ठीक है ना। तो जैसे ही आप क्लास को एंटर करने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड दिस डिटेल PN लाइव। इसको खाली क्लिक करिएगा, ये PN लाइव को डालिएगा और आपकी अनअकैडमी में एंट्री हो जाएगी। बाकी सब्सक्रिप्शन आपकी मर्जी है, आप ले लीजिए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे, तभी भी ये डिस्काउंट कोड को यूज करेगा PN लाइव, इससे आपका 10% ऑफ हो जाएगा फीस के अंदर। वो चाहे प्लस का सब्सक्रिप्शन हो कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, यू कैन चूज ऑन योर ओन, बट यू कैन डेफिनेटली गेट 10% डिस्काउंट एज वेल। बाकी ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। व्हाट आई कैन सजेस्ट इज कि आप GS और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिए। बहुत जल्द मैं अपनी ऑप्शनल की बैचेस लॉन्च करने वाला हूं, तो आपको उसमें भी फायदा मिल सकता है। बाकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अब एलिजिबल हो। इफ यू हैव क्लियर्ड द मेंस एग्जामिनेशन, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द इंटरव्यू प्रिपरेशन विद अनअकैडमी। इंडिया के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स और मेंटर्स आपको हेल्प करेंगे इन दिस प्रिपरेशन जर्नी। आपको बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, डेफ एनालिसिस किया जाएगा आपको, बेसिकली एक्सपर्ट से लेके जो भी इनफैक्ट है ना, क्या कह सकते हैं कि आपकी जो इंटरव्यू के लिए क्या क्या आपको प्री रिक्विजिट्स है उसके अंदर आपको हेल्प किया जाएगा, और आप अपने हिसाब से टाइमिंग को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड यू कैन डेफिनेटली जॉइन अस फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड द गाइडेंस प्रोग्राम एज वेल। बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, मार्च महीने के अंदर हमने शुरू कर दी है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो, ये फ्री ही है। आप डेफिनेटली PN लाइव कोड को यूज कर सकते हो। 1 ईयर 2 ईयर की बैचेस शुरू हो गई है, आप ये बैचेस के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड यू कैन डेफिनेटली जॉइन अस फॉर द अनअकैडमी प्रोग्राम। बाकी आपको यहाँ पे अनअकैडमी की तरफ से कॉम्बैट दिखेगा, ये 60 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने हैं। एंड इफ यू आर एबल टू गेट द टॉप 3 रैंक, यू विल गेट 1 ईयर फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप उससे कम रैंक भी लेके आ रहे हो, एवरी संडे होता है, तो अभी 4 अप्रैल को ये है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। PN लाइव को आपको कोड को यूज करना है और आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर पाओगे। चलिए ये सेशन को आगे चलते हैं। हमने पिछले क्लास के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के चैप्टर को खत्म किया था साहब, है ना। तो इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे आई ट्राई टू टॉट यू व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि औद्योगिकरण को कैसे देख सकते हैं, औद्योगिकरण का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। आज जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है वर्क लाइफ एंड लीजर। मैंने आपको बताया ना साहब, वर्क लाइफ एंड लीजर मतलब ये है कि ये चैप्टर के अंदर से आपको ज्यादातर चीजें अर्बनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है साहब, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं आपको अभी से डिक्लेयर कर देता हूँ कि दिस इज एक्चुअली नॉट पार्ट ऑफ द कोर सिलेबस, मतलब है ना, नॉट पार्ट ऑफ द कोर सिलेबस। मतलब जो आपका कोर सिलेबस का टॉपिक है इसका पार्ट नहीं है, बट मैं कहूंगा बट कैन बी यूज्ड एज अ केस स्टडी के रूप में। तो आज मैं क्या करूंगा कि एक ही सेशन के अंदर, विद इन दिस 1 सेशन, ये पूरे के पूरे टॉपिक को मैं कवर कर दूंगा साहब, है ना। आई विल बी कवरिंग द होल टॉपिक साहब। 1-1.5 घंटा 2 घंटा जितना भी लगेगा, मैं पूरी एक ही सेशन के अंदर इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इसमें हम फिर से दूसरी बार टाइम वेस्ट करें साहब, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ विल बी प्रोसीडिंग विद दिस चैप्टर, वर्क लाइफ एंड लीजर। अब देखिए ये चैप्टर का नाम तो वर्क लाइफ एंड लीजर है। इनफैक्ट ये वर्क लाइफ एंड लीजर के अंदर शहरों की बात की गई है। ये शहरों के पर्सपेक्टिव की जो हम लोग बात करेंगे, तो इसके अंदर ये चैप्टर की जब शुरुआत होती है तो इसमें एक ऑथर ने अपनी क्या कह सकते हैं कि एक स्टोरी लिखी है। अब आपके लिए ये ऑथर का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करोगे। ये ऑथर का नाम है दुर्गाचरण रे साहब, है ना। दुर्गाचरण रे ने एक नोवेल लिखी थी, उसने इस इनफैक्ट भगवान का अनुभव बताया था भारत के अंदर शहरों में घूमते हुए साहब। 1880 का भारत है उस टाइम के अंदर, और उन्होंने एक कहानी लिखी देवगनर मर्तीय आगमन करके साहब, है ना। तो देव हमारे यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर आए, और देव लोग पृथ्वी के ऊपर जब आते हैं तो इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पे कलकत्ता से एक ट्रेन ले ली, और इनफैक्ट भगवान जी बहुत सारे एक साथ ग्रुप में आते हैं। ये ग्रुप में आके बाद भारत के अंदर उनका जो अनुभव हुआ उसके बारे में ये दुर्गाचरण रे बताते हैं। तो इनफैक्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो भगवान हमारी जब यहाँ पे लोकल ट्रेन के अंदर साहस कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, तो उनको क्या अनुभव हुआ। मतलब एक गॉड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे भारत के शहरों को दर्शाने की कोशिश की गई है ब्रिटिश इंडिया के समय पे साहब, ठीक है ना। तो दुर्गाचरण रे कहते हैं वरुणा द रेन गॉड। आपको भी पता होगा कि वरुण जो है वो रेन गॉड के रूप में है, इनफैक्ट है ना। वैदिक काल के अंदर वरुण को
रेन गॉड के रूप में पूजा जाता था, उनको रीत के रूप में पहचानते थे साहब, ठीक है ना। ही इज नोन एज द अपहोल्डर ऑफ द नेचुरल ऑर्डर, एक ऐसे भगवान जो पूरी की पूरी संसार के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं साहब, ठीक है ना। तो वरुण के लिए कहा गया, वरुण द रेन गॉड कंडक्टेड अराउंड देम द ब्रिटिश कैपिटल ऑफ इंडिया साहब, है ना। तो ब्रिटिश कैपिटल ऑफ इंडिया की जो कहानी है बेसिकली वो वरुण के साथ जोड़ी गई है। द गॉड्स वर वंडरस्ट्रक बाय द बिग मॉडर्न सिटी। इनफैक्ट भगवान जब यहाँ पे आए तो उन्होंने ये सब इनफैक्ट ये शहर को देखा। द ट्रेन इटसेल्फ, क्योंकि भगवान ट्रेन में जा रहे थे। लार्ज शिप्स ऑन द रिवर गेंजिस, फैक्ट्रीज ब्लीचिंग स्मोक, ब्रिजेस एंड मॉन्यूमेंट्स एंड डेजलिंग अरे ऑफ शॉप्स सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ कमोडिटीज। आप देखने की कोशिश करिए कि भगवान को ट्रेन में बैठा के इन्होंने इनफैक्ट एक अपनी पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है कि देखो भगवान को क्या फीलिंग आती होगी साहब, है ना। द गॉड्स वर सो इम्प्रेस्ड बाय द मार्वल्स ऑफ द टीमिंग मेट्रोपोलिस, एक ऐसे शहर जहां बड़े बड़े चीजों की निर्माण हो रही है। दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ म्यूजियम एंड अ हाई कोर्ट इन हेवन, मतलब भगवान लोगों ने डिसाइड किया कि हम भारत के शहर देख के आए हैं तो कुछ ऊपर जो जहाँ पे इनफैक्ट स्वर्ग है साहब वहां पे जाके हम कुछ म्यूजियम बनाते हैं साहब, ठीक है ना। तो ये क्यों बोला गया है, वाई बेसिकली दिस वाज सोन साहब, है ये बताया गया है कि किस तरह से मल्टीपल डाइवर्सिफाइड लाइफ हुआ करती थी लोगों की, लोगों का जीवन कैसे चलता था। लिखता है द सिटी ऑफ कैलकाटा इन द 19th सेंचुरी वाज ब्रीमिंग विद अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, एजुकेशन एंड जॉब्स। लोगों के साथ बेसिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल थी 19th सेंचुरी के अंदर, क्योंकि हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि कलकत्ता बिकेम अ सेंटर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमने देखा था ना साहब, है ना। जो भी लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था तो कलकत्ता बिकेम अ सेंटर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिकॉज कलकत्ता वाज अ सेंटर फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो व्हाट डू वी सी, हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ये औद्योगिकरण के कारण इनफैक्ट यहाँ पे काफी सारे लोगों को जॉब्स भी मिल रही थी साहब। अब देखो भगवान जी आए, भगवान जी ने सब कुछ देखा, ऑथर ने ये बताया। भगवान जी ने जब ये देखा तो भगवान जी ने सिटी का दूसरा एस्पेक्ट भी देखने की कोशिश की। वो क्या था कि शहरों के अंदर लोग चोरी कर रहे हैं, शहरों के अंदर बहुत सारी गरीबी है, शहरों के अंदर बेसिकली क्वालिटी ऑफ हाउसिंग जो है, लोगों के पास घर बार नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। क्योंकि हमने पिछले क्लास के अंदर आपको बताया था कि सिटीज के अंदर जो वर्कर क्लास है उसकी तो कंडीशन अच्छी नहीं थी साहब, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो इन सब कंडीशंस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो शहरों की एक्सपीरियंस दी गई है। इसमें ब्रह्मा जी के बारे में बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मा इज द यूनिवर्सल क्रिएटर हम लोग पहचानते हैं। ही गॉट ट्रिक्ड इनटू बाइंग ऑफ चीप ग्लासेस व्हेन ही ट्राइड टू बेयर अ pair of shoes. He was greatly confused by the shopkeepers who accused one another of being swindlers. मतलब आप देखने की कोशिश करोगे तो इनफैक्ट दुकानदार एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उनको चश्मा बेच रहे हैं, ये सब चीजों की बात की गई है। द गॉड्स वर ऑल्सो perturbed by the confusion of caste, religion and gender identities in the cities. ये कहते हैं कि भगवान जब पृथ्वी के ऊपर आए और उनको बेसिकली ये सब चीजें देखने की उनको समय मिला तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, जेंडर के ऊपर बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। ऑल द सोशल डिस्टेंशंस दैट अपीयर टू बी नेचुरल एंड नॉर्मल सीम्ड टू बी ब्रेकिंग डाउन। अब देखने की कोशिश करिएगा कि पहले के टाइम के अंदर गांवों के अंदर आपको जाति, धर्म, स्त्री पुरुष को लेके काफी सारे भेदभाव आपको दिखेंगे, पर धीरे 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 यहाँ पे जो सामाजिक रूप से जो आपके यहाँ पे एक सिस्टम क्रिएट किया गया था वो टूट रहा है। दुर्गाचरण रे जैसे बहुत सारे ऑथर्स थे जो उस टाइम पे भारत के शहरों को ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने अपनी जो विचार है वो कहानी के रूप में बयान करने की कोशिश की है। वो बताते हैं कि इंडिया के सिटीज़ के अंदर बहुत कॉन्ट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस हो रहे थे साहब, इवन आज की तारीख में भी होता है। आपको भी पता होगा कि इंडिया के सिटीज़ के अंदर दो प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक इंडिया का एक्सपीरियंस होता है और दूसरा कौन सा होता है, भारत का एक्सपीरियंस होता है साहब। अब व्हाट डू मीन बाय द इंडिया वर्सेस भारत क्राइसिस, ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है साहब, है ना। इसका इंपॉर्टेंस हमेशा याद रखेगा, जब हम लोग इंडिया वर्सेस भारत की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया जो है वो एक बहुत ही इलीट और बहुत ही स्वैंकी सा, बहुत ही आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया सा वो क्या कह सकते हैं कि साफ सुथरा और बहुत ही मेट्रोपोलिस के रूप में आपको जगह दिखेगी। और भारत की बात करेंगे तो हमको पता चलता है कि पॉवर्टी दिखती है, हमको इश्यूज दिखते हैं, क्राइम, ये सब चीज़ें आपको दिखेगी साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि दुर्गाचरण रे ने भारत के शहरों को देखा 19th सेंचुरी के अंदर। क्या पहले से भारत के शहर ऐसे हुआ करते थे? वर द सिटीज ऑफ इंडिया ऑलवेज लाइक द वन डिस्क्राइब्ड अबव? क्या भारत के शहर पहले से तात्कालिक रूप से आपको ऐसा दिखेंगे? तो हमको पता चलता है कि नहीं था। क्यों? क्योंकि अर्बनाइजेशन जो हम लोग शहरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, नगरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जो आज के तारीख में मॉडर्न सिटीज का निर्माण हुआ, ये तो 200 साल के आसपास ही हुआ है साहब। मतलब आप पकड़ के चलोगे तो मैं कहूँगा कि 1800 ऑनवर्ड्स, 1800 के आसपास का जो समय था,
इस समय के दौरान आपको मॉडर्न सिटीज़ का निर्माण देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न सिटीज़ के अंदर मैं इंडिया की बात कर देता हूँ, तो इंडिया में आपका बॉम्बे हो गया है या मद्रास हो गया है। मद्रास मतलब चेन्नई हम लोग पहचान सकते हैं साहब। ये आपका कैलकाटा हो गया है या कोलकाता हो गया है साहब, ठीक है ना। ये सब तो वो सिटीज़ हुआ करते थे जो अभी आधुनिक विषय के अंदर ही बने हैं साहब, ठीक है ना। पर ऐतिहासिक रूप से अगर आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो मॉडर्न इंडिया के जो सिटीज़ बने हैं, ये मॉडर्न इंडिया के सिटीज़ किसका आउटकम है साहब, है ना। वाई द सिटीज़ वर फॉर्म साहब, है ना। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बहुत सारी घटनाओं के कारण ये शहरों का निर्माण हुआ है। भारत में ये जो बॉम्बे नाम का सिटी का निर्माण हुआ, कैलकाटा का निर्माण हुआ, चेन्नई का निर्माण हुआ, ये सब शहरों के पीछे आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर दिखेगा, वो है इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब देखिए, मैं आपको यहाँ से फिर से रीडिंग बिटवीन द लाइंस करवाता हूँ साहब, ठीक है ना। देखो, आई एम मोर ऑफ अ टीचर हु एनालाइजेज द थिंग्स एंड आई एम मोर ऑफ अ टीचर हु वांट्स यू टू कॉम्प्रीहेंड व्हाट द एनसीईआरटी मीन्स टू कन्वे व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी पर्सपेक्टिव। सो विल नॉट गो वर्बैटिम ओनली, बट विल मेक श्योर कि आपको इसमें से कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव में काम में आ जाए साहब, ठीक है ना। अब देखिए, इंडिया में आपको जब मॉडर्न सिटीज़ की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्लानिंग ऑफ द मॉडर्न सिटीज़, तो हमको क्या दिख रहा है, व्हाट वी आर एबल टू सी साहब, है ना। हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि द मॉडर्न सिटीज़ ऑफ दिस कंट्री, भारत में जो आधुनिक शहरों का निर्माण की हम लोग जब बात करते हैं, तो हमको एक बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ हमको दिखेगी, वो है आपके नए शहरों का निर्माण। अब जैसे मैंने आपको कलकत्ता की बात की साहब, है ना। आपको हमने बात की कि इनफैक्ट किस तरह से मद्रास का निर्माण किया गया, आधुनिक भारत की बात करेंगे तब साहब, ठीक है ना। जब हम लोग बॉम्बे शहर की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिटी ऑफ बॉम्बे, इन सब सिटीज की पेक्युलरिटी क्या थी, व्हाट वाज द पेक्युलरिटी ऑफ दिस थ्री सिटीज साहब, है ना। ये तीनों सिटीज का इनफैक्ट आप देखोगे तो इनका जो फाउंडेशन रखा गया है, ये फाउंडेशन के पीछे तीन बड़ी बड़ी घटनाएं आपको दिखेगी साहब, ठीक है। पहली घटना अगर आप देखोगे वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर औद्योगिकरण नहीं होता तो आपके यहाँ पे इनफैक्ट, है ना, क्या हो सकता है कि नए शहर नहीं बन पाते साहब, है ना। क्योंकि औद्योगिकरण के कारण ही अर्बनाइजेशन होता है। आपको भी पता होगा कि इंडस्ट्रीज कहाँ पे लगती है, शहरों के अंदर लगती है। और इंडस्ट्रीज शहरों के अंदर लगती है क्यों, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो फैक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ कहीं ना कहीं मैच होते हैं, उसके साथ डायरेक्टली लिंकअप होते हैं, जिसके कारण हमको पता चलता है कि ये जो शहरों का निर्माण है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा, भारत के अंदर ये जो सिटीज का निर्माण हुआ साहब, उसके पीछे आप देखने की कोशिश करोगे तो कॉलोनियल रूल का बहुत बड़ा फैक्टर है साहब, ठीक है। कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि भारत में ये जितने भी सिटी इनफैक्ट बनते हैं, उसके पीछे का कारण अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि उन्होंने ये जब शहरों का निर्माण किया, तो दे यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ हेडक्वार्टर्स, दे यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, दे यूज इन द शेड ऑफ द कमर्शियल पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ से कमर्शियल बिजनेस गेन किया जाए, इसके लिए शहरों का निर्माण कराया गया। तीसरा, धीरे 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 ये शहरों के अंदर ही जब वहाँ के पब्लिक ने इनफैक्ट डिमांड की, तो उनको थोड़ी बहुत पॉलिटिकल राइट्स दी जाती है। जैसे भारत के अंदर हम बात करेंगे तो आपने लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा साहब, है ना। लॉर्ड रिपन ने 1880 के दशक में, 1880s के पीरियड के दौरान भारत के अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की शुरुआत की। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है साहब, कि जो ये आधुनिक शहरों की बात करेंगे, ये आधुनिक शहरों के तहत हमको एक चीज़ पता चल रही है कि रिपन ने एडवोकेट किया कि हमको किन किन प्रकार की लोकल बॉडीज को इनफैक्ट एम्पावर करना चाहिए, सो दैट स्थानिक लोगों की सत्ता वहां पे रहेगी साहब, ठीक है ना। तो ये तीन पॉइंट्स ऐसे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कॉलोनियल रूल और डेमोक्रेटिक आइडियल्स। इन तीनों पॉइंट्स के बेसिस के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि आधुनिक शहरों का निर्माण हुआ। अब एनसीईआरटी क्या लिखता है, व्हाट डज द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट, उसके ऊपर चले जाते हैं। एनसीईआरटी यहाँ से प्रश्न आता है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर के अंदर हमको ये पता चलता है कि अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, अर्बनाइजेशन के अंतर्गत शहरों में क्या क्या घटनाएं हुई, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है साहब, ठीक है ना। तो ये चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिटी साहब। हर एक शहर की लाक्षणिकता होती है साहब, है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जैसे बॉम्बे की लाक्षणिकता कलकत्ता से थोड़ी अलग है साहब, ठीक है ना। बॉम्बे की लाक्षणिकता अगर आप कलकत्ता से देखोगे तो आपको अलग दिखेगी। क्यों अलग दिखती है, क्योंकि कैलकाटा बेसिकली वाज द पॉलिटिकल पावर सेंटर एंड आल्सो इट वाज यूज्ड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स साहब, समझे आप लोग, ठीक है ना। पॉलिटिकल पावर सेंटर के रूप में, क्योंकि इनिशियली अगर आपको पता होगा तो इंडिया के अंदर कैपिटल कौन सा था, व्हेन द ब्रिटिश वर रूलिंग इनिशियली अप टिल 1911, 1911 तक भारत के अंदर कलकत्ता एक ऐसा शहर के रूप में आपको दिखेगा जो ब्रिटिश के द्वारा विकसित करवाया गया साहब। बॉम्बे अगर आप देखोगे तो इट इज नेम फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स साहब, वो व्यापार के लिए ही जाना गया है साहब। बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जाना गया है साहब।
बॉम्बे एक ऐसी सिटी है जो इनफैक्ट अपने पोर्ट के लिए जाना गया है, क्योंकि इनफैक्ट इसकी जो एक्सेस है, वेस्टर्न एक्सेस अरेबियन सी में पड़ती है, इसके लिए उसकी खासियत है। तो हर एक शहर की अपनी खासियत होती है साहब, ठीक है ना। जब आप कोई भी शहर को कंपेयर करोगे दूसरे टाउन्स के साथ, विलेजेस के साथ, तो आपको पता चलेगा कि उनका आपका सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है साहब। गेटिंग अ पॉइंट। अब देखिए कि आज के जो मॉडर्न सिटीज़ है, आज के मॉडर्न सिटीज़ है और पुराने समय के जो शहर थे, उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है साहब, समझे? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी इनफैक्ट हम लोग अर्बनाइजेशन देखते हैं, वेन एवर वी सी अर्बनाइजेशन, आपको एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अर्बनाइजेशन तभी हो पाएगा जब आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा, हम लोग कह सकते हैं कि विविधता आएगी, अलग अलग प्रकार की चीज़ों बनने की शुरुआत होगी, लोग अलग अलग प्रकार का काम करेंगे। और इनफैक्ट इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन तभी हो पाएगा जब एग्रीकल्चर के अंदर आपके यहाँ पे सरप्लस होना चाहिए साहब, है ना। लोग खेती करके अपना काम गुजरान चला के कुछ ऐसी ऐसी इनफैक्ट प्रकार की अर्निंग करने की शुरुआत करेंगे जिसके कारण उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा साहब, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एंड एग्रीकल्चर सरप्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंशिएंट वर्ल्ड के अंदर जब मैं बात करता हूँ तो भारत के अंदर, भारत के बाहर भी इनफैक्ट हमको पता चलता है कि बहुत सारे शहरों का निर्माण इसी तरह से हुआ था। जैसे आपने मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा साहब। मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है बेसिकली जो इस प्रकार से ही बना था। या आप देखोगे तो मोहनजोदड़ो के समय के दौरान उनका कंटेम्प्रेरी आपको एक सिटी दिखेगा, ऊर। या इसी के कंटेम्प्रेरी आपको एक और सिटी दिखेगा, निप्पूर साहब, है ना। निप्पूर, ऊर, ये सब इनफैक्ट मोहनजोदड़ो के कंटेम्प्रेरी सिटीज है। ये कहाँ पे आए हुए हैं साहब? तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो निप्पूर, ऊर जैसे शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, द सिटीज दैट आई एम टॉकिंग लाइक द निप्पूर एंड ऊर, दे वर द ओल्ड सिटीज बिलोंगिंग टू द मेसोपोटामियन एंड द सुमेरियन सिविलाइजेशन साहब, ठीक है ना। आपको पता होगा कि भारत के समकालीन सब यहाँ पे सिंधव सभ्यता की शुरुआत हुई थी। जब हड़प्पन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी पीरियड के दौरान यहाँ पे आपको इनफैक्ट सभ्यता दिखेगी जिसे हम लोग बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपोटामियन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन साहब। ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का इनफैक्ट कुछ पार्ट साउदर्न पार्ट ऑफ के अंदर या नीचे की तरफ आएगा, जिसे हम लोग सुमेरिया के रूप में पहचानते हैं साहब, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि यहाँ पे आपको दो शहर दिखेंगे, ऊर करके शहर दिखेगा या निपुर करके शहर दिखेगा साहब, ठीक है ना। ये भी पुराने सिटीज थे जहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी थी, जहाँ पे अलग अलग प्रकार का ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, और उस समय के दौरान भी ये शहरों की इनफैक्ट आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी साहब, है ना। तो आप जब हमारे एंशिएंट इंडिया के कोर्सेज के ऊपर आओगे या मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब के ऊपर एंशिएंट इंडिया कराऊंगा तो आपको इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा साहब, ठीक है ना। तो पहले के टाइम के अंदर नदियों के ऊपर आपको बहुत सारे शहर दिखेंगे साहब, क्योंकि पहले रिवर्स वर वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने ऊर, निपुर, मोहनजोदड़ो की बात की है, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे बहुत सारा फूड सप्लाईज बढ़ा था, बहुत सारे लोगों को और भी काम करने की शुरुआत हुई। ग्रेजुअली हमको एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट वर्ल्ड के दौरान अलग अलग प्रकार के शहरों की निर्माण दिखेगी। कुछ शहर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में थे, कुछ ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर थे, कुछ धर्म को लेके थे। आपको पता होगा कि भारत के अंदर टेम्पल टाउन्स के रूप में आपको बहुत बड़े शहर आपको दिख जाएंगे, जैसे तांजोर शहर दिखता है, मदुरई दिखेगा आपको, मल्टीपल सिटीज। आपको कुछ शहरों के अंदर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज दिखेगी, जैसे नालंदा की मैं बात करूंगा तो नालंदा बेसिकली एक शहर के रूप में विकसित हुआ, विक्रमशिला का निर्माण हुआ, क्योंकि एक सेंटर ऑफ लर्निंग के रूप में था साहब, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स की जब हम लोग बात करेंगे तो हमको पता चलता है कि ये मथुरा करके जो शहर है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा, क्योंकि इट वाज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न रीजन एंड मेनली इनफैक्ट नॉर्थ वेस्ट के साथ कनेक्टिविटी दे रहा था। तो अपने शहरों का आपको निर्माण देखने को मिलता रहता है। आज की तारीख में ये सब शहरों को इनफैक्ट हम लोग मेट्रोपोलिस के रूप में पहचानते हैं। बेसिकली मेट्रोपोलिस का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय मेट्रोपोलिस साहब, ठीक है ना। तो मेट्रोपोलिस एक ऐसी हम लोग शहर कह सकते हैं जो बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, और खासियत ये होती है कि ये जनरली आपके एक विशेष प्रदेश का कैपिटल होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि मुंबई इज ए मेट्रोपॉलिटन रीजन, आपको भी पता होगा साहब, है ना। जैसे हम लोग बेसिकली आई स्टे इन अहमदाबाद साहब, है ना। तो अहमदाबाद के लिए भी अब बात हो रही है कि भाई ये भी मेट्रोपोलिस का एक एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, दिल्ली का एग्जाम्पल है साहब, ठीक है ना। तो इन सब केसेस के ऊपर हम लोग को सिटीज़ का अपना खुद का इंपॉर्टेंस दिखेगा। कुछ कुछ शहर छोटे भी हो सकते हैं जिनके काम काज बेसिकली बहुत लिमिटेड थे साहब, ठीक है ना। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर आपको मेट्रोपोलिस का डेवलपमेंट की बात की गई है। और खासियत ये है कि ये मेट्रोपोलिस का जब निर्माण की बात करेंगे तो इनफैक्ट ये चैप्टर के अंदर दो चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। वो है पहला पॉइंट कि कैसे बॉम्बे का निर्माण हुआ, कैसे बॉम्बे का निर्माण हुआ, सुनिए मेरी बात साहब।
और दूसरा पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको पता चलता है कि कैसे लंदन का निर्माण किया गया। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ टू मेट्रोपोलिस इन दी सिटी इन दी प्रोसेस ऑफ 20th सेंचुरी। वन इज द बॉम्बे जो 19th सेंचुरी के अंदर बनता है, और दूसरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कैसे लंदन की निर्माण की गई। इन दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है साहब, ठीक है ना। अब आपको जो लंदन का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और लंदन के अंदर अर्बनाइजेशन हुआ, उसको लेके क्या क्या इश्यूज क्रिएट किए गए हैं ये चैप्टर के अंदर दर्शाए गए हैं साहब, ठीक है ना। सो द हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लंदन सिटी साहब, है ना। लंदन एक शहर के रूप में इनफैक्ट आप देखने की कोशिश करोगे तो इट इज़ लोकेटेड ऑन रिवर थेम्स। अब आप देखिए, आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, आप कोई भी इनफैक्ट शहर की निर्माण कर रहे हो वो हमेशा एक वाटर बॉडी के ऊपर दिखेगा साहब, है ना। कोई भी शहर होता है, कोई भी शहर होगा, उसके आजू बाजू में आपको वाटर बॉडी दिखेगी ही साहब। आप पूरे भारत का मैपिंग कर दीजिएगा, यू ट्राई टू डू द मैपिंग। मैं आपको सिंपल वे के अंदर बताता हूँ इफ़ यू वांट, क्योंकि है ना ये शहरों को चलाना बहुत ही कठिन बात है। आज की तारीख में जो आईएएस ऑफिशियल्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड एज म्यूनसिपल कमिश्नर्स, आपने देखा होगा इनफैक्ट इन 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 दी लोकल बॉडीज़ एंड जो बड़े बड़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, और उनको काफ़ी टफ इनफैक्ट चैलेंजेस भी फेस करनी पड़ती है, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंतर्गत आधुनिक शहर का निर्माण कैसे हुआ। आधुनिक शहर बन रहे थे तो उसमें मार्जिनल ग्रुप्स की क्या कंडीशन थी, मार्जिनल ग्रुप्स का मतलब है कि पुअर लोगों की क्या कंडीशन थी। लंदन में क्या लोगों को घर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। दूसरा, साफ सफाई का, हाइजीन का बहुत बड़ा प्रश्न होता है। अब जब हम लोग मॉडर्न सिटी ऑफ इंग्लैंड की बात करते हैं या लंदन की हम लोग स्थापना की बात करेंगे, तो आज जो आधुनिक लंदन देख रहे हो उसका आउटकम है इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्यों? क्योंकि औद्योगिकरण ने इनफैक्ट पूरी की पूरी चीज़ें बदल दी। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से कारण, मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी समझा रहा हूँ, कि इसका एक सिग्निफिकेंट आउटकम आपको अर्बनाइजेशन के रूप में दिखेगा साहब, है ना। और अर्बनाइजेशन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सब पूरे शहरों के अंदर दिखेगा साहब। अर्बनाइजेशन तो हो रहा है बट द प्रॉब्लम लाइज ओवर हियर साहब, है ना, कि वहाँ के जो गरीब लोग हैं उनको घर नहीं मिलेगा साहब, समझ में आया। गरीब लोग हैं उनके साथ इनइक्वालिटी और इनजस्टिस होगा साहब। गरीब लोग हैं वो लोग एक्चुअली, आप समझने की कोशिश करोगे, साफ सफाई नहीं रख पाएंगे। तो जब आधुनिक शहर का निर्माण भी होगा बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटीज इन द सिटी, आप समझने की कोशिश करें, जब शहर का निर्माण हो रहा है पर शहर के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। और कौन सी खाई है? असमानता की खाई है, बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी। तो उसके कारण आपको बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो एनसीईआरटी क्या कहता है, व्हाट डज एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट साहब, है ना। तो एनसीईआरटी कहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, द राइज ऑफ द मॉडर्न सिटी इन इंग्लैंड, इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज द फॉर्म ऑफ अर्बनाइजेशन इन मॉडर्न पीरियड। हाउएवर एट द लेट 1850s, मेनी डिकेड्स आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज वर रूरल साहब, है ना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक आते आते सब अभी ग्रामीण विस्तार में ही थे। द अर्ली इंडस्ट्रीज ऑफ cities of Britain like Leeds, Manchester attracted huge number of migrants to the textile mills set up in the late 18th century. In 1851, more than 3/4 of adults living in the Manchester were migrants from the rural area साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है। लोग शहरों से शहरों की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों शहरों की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इनको लग रहा है कि बेसिकली अर्बन एरियाज में जाएंगे और हमको काम मिलेगा। हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था ना, इवन आज की तारीख में भी यही होता है। इवन इन द प्रेजेंट डे द सेम थिंग हैपन्स ना साहब, है ना, कि रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एक इंटीग्रल पार्ट के रूप में आपको यहाँ पे दिखेगा साहब। वो आप समझने की कोशिश करिए आगे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग फर्दर, उसको थोड़ा बहुत हम लोग बात करते हैं। बाय 1750, 1 आउट ऑफ एवरी 9 पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स लिव्ड इन लंदन। मतलब आप देखने की कोशिश करिए कि 9 में से एक बंदा आप देखोगे तो इनफैक्ट लंदन के अंदर रह रहा है। मतलब कितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उस टाइम के अंदर साहब, ठीक है ना। तो 1750 के अंदर बोला गया है कि करीबन 6.25-7 लाख के आसपास उसकी पॉपुलेशन हुआ करती थी। और इनफैक्ट 70 ईयर्स के अंदर आप समझने की कोशिश करोगे, 1800 के बाद का पीरियड है, इट हैड रीच द पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 4 मिलियन, मतलब 40 लाख के आसपास लोग आ गए। अब देखिए कि 40 लाख की पॉपुलेशन आपके यहाँ पे बढ़ती है तो इनको खाना पीना, नौकरी धंधा, कुछ तो देना पड़ेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो सिटी ऑफ लंदन क्यों आते थे? तो उसके पीछे का कारण है कि इट वॉज अ मैग्नेट फॉर माइग्रेंट पॉपुलेशंस। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि लंदन एक ऐसा शहर था कि जहाँ पे बहुत सारी बड़ी मात्रा के अंदर लोग माइग्रेट करते थे। देखिए लंदन में
माइग्रेशन की कहानी आपको क्या दिखेगी कि लंदन में लार्ज फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी साहब, गेटिंग अपॉन द नॉट। पर लंदन की कहानी क्या है कि यहाँ पे बिकॉज इट वॉज अ कैपिटल, तो यहाँ पे हर एक प्रकार के लोग अट्रैक्ट किए जाएंगे साहब, ठीक है ना। तो शॉप कीपर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए साहब, है ना, आपके आर्टिजन्स हो गए, अलग अलग प्रकार के आप वर्कर्स देखोगे, सोल्जर्स देखोगे, लेबरर्स देखोगे, एवरीवेयर विल पार्ट ऑफ लंदन साहब, ठीक है। दूसरा क्या था कि लंदन के अंदर उस टाइम पे डॉकयार्ड्स भी थे साहब, आपको भी पता है कि पोर्ट हुआ करता था, तो उसके अंदर भी लोग आते थे। अलग अलग छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, क्लॉथिंग थी, फुटवेयर थी, फर्नीचर थी, मेटल्स थी, इंजीनियरिंग थी, प्रिंटिंग की इंडस्ट्री थी, उसमें भी लोग आया करते थे। और इन्हीं के कारण हमको ये पता चलता है कि लंदन एक सिटी के रूप में एस्टेब्लिश हुआ। ये लंदन का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक आते आते इतना बड़ा ग्रोथ हुआ कि इसने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज के अंदर भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश की। और इसी के कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि लंदन का बहुत ही ऑर्गेनिक ग्रोथ हुआ है। ऑर्गेनिक ग्रोथ समझ में आता है साहब, ठीक है ना, ऑर्गेनिक ग्रोथ इसे कहते हैं साहब, है ना। आपने इनफैक्ट बैक्टीरिया को देखा होगा टेलीस्कोप के अंदर साहब, क्या कहते हैं साहब, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना। तो जब आपने बैक्टीरिया को देखा होगा तो आपको ये पता चलेगा कि बैक्टीरिया कुछ इसी प्रकार से आपको दिखेगा, एलगे है, बैक्टीरिया है साहब, ठीक है ना। तो पहले ना शहर इतना हुआ करता था, दिस वॉज द साइज ऑफ द सिटी, समझ में आ रहा है। फिर धीरे 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 ये साइज का एक्सपांशन हुआ, द एक्सपांशन ऑफ द साइज टुक प्लेस। क्यों एक्सपांशन क्यों होता है? क्योंकि आपके यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, धीरे 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 उनको घर चाहिए होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन होगा। पहले लोग एक दो काम किया करते थे, अब मल्टीपल काम कर रहे हैं साहब, है ना। तो ग्रेजुअली वी कम टू नो द साइज विल बी एक्सपांडेड साहब। यहाँ पे और एक्सपांशन हुआ, यहाँ पे और एक्सपांशन हुआ, यहाँ पे इतना सारा एक्सपांशन हो गया साहब, ठीक है ना। तो ये आपके अलग अलग एराज की बात की गई है। तो ये आपके 18th सेंचुरी का है, ये 20th सेंचुरी का एरा दिखेगा साहब, है ना, वर्ल्ड वॉर के समय के आपको दौरान दिखेंगे। तो इस तरह हमको समझ में आता है कि सिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब आप समझने की कोशिश करिए कि शहरों के अंदर आपने डेवलपमेंट तो कर दिया साहब, सिटी का ग्रोथ होता है। अब सिटी का ग्रोथ होता है तो सिटी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, वो है कि कोई भी शहर के अंदर इनइक्वालिटी उतनी नहीं पनपनी चाहिए साहब, है ना। शहरों के अंदर एक्चुअली हम लोग को पता चलेगा कि बहुत कॉन्ट्रास्टिंग लाइफ है। कॉन्ट्रास्टिंग क्यों मैं बता रहा हूँ साहब, क्योंकि आपको एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दिखेगा बहुत ही अमीर है साहब, बहुत ही अमीर है, मतलब इसके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है कि वो स्विमिंग कर देगा साहब पैसे के अंदर साहब, है ना, डूब के, गेटिंग अप। दूसरे आप देखोगे तो आपको गरीब लोग दिखेंगे, यू विल फाइंड वेरी पुअर पीपल। और जब जब हम लोग गरीब लोगों की बात करते हैं तो इनके पास पैसा नहीं है। तो होता क्या है कि जब इनके पास पैसा नहीं है, दे आर स्ट्रक विद पॉवर्टी, दे आर नॉट हैविंग जॉब्स, दे आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ इनकम। तो व्हाट दे विल डू साहब, है ना, दे विल ट्राई टू गो फॉर क्राइम साहब, समझे आप लोग, ठीक है ना। आप देखिएगा कि ऐसे शहर जहाँ पे इनइक्वालिटी ज़्यादा है, ऐसे शहर जहाँ पे असमानता ज़्यादा है, वहाँ पे आपको क्राइम बहुत बड़ी मात्रा के अंदर दिखेंगे साहब, ठीक है ना। तो इसके कारण एनसीईआरटी लिखता भी है, व्हाट डज एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट, कि दैट द मार्जिनल ग्रुप्स वर वन ऑफ द पीपल एक्चुअली हु डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक देयर फॉर्चून इन द सिटी ऑफ लंदन साहब, है ना। लंदन जो शहर था उसके अंदर जो मार्जिनल ग्रुप हुआ करते थे, हमको ये पता चलता है कि उस समय के दौरान उनके जो छोटे ग्रुप से, जो इनइक्वल ग्रुप से साहब, उन लोगों को बेसिकली इनफैक्ट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। इसके लिए ये कहता है कि एज द लंदन ग्रू वी आर टोल्ड दैट 20,000 क्रिमिनल्स वर लिविंग इन लंदन इन 1870 साहब, है ना। तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बेसिकली एक बहुत सारा कंसर्न बन जाता है, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। क्यों? क्योंकि यार लॉ एंड ऑर्डर आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि जब लोगों की नैतिकता ही नहीं है, और इनफैक्ट नैतिकता नहीं है, लोग इजी मनी के चक्कर में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट को लग रहा था कि लोग चोरी करके अपना जीवन चला रहे हैं, तो हम लोग का काम धंधा करने कौन आएगा साहब, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। तो इसके कारण क्या होता है कि लोगों को समझाया जाता है कि आप यहाँ पे क्राइम ना करिए, लोगों को समझाया जाता है कि लोगों को क्राइम की तरफ ना धकेला जाए साहब। स्टेट का इनफैक्ट अब दायित्व बनता है कि मार्जिनल ग्रुप्स को जस्टिस मिले, उनको अन्याय ना मिले, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा साहब, गेटिंग अ पॉइंट। इनफैक्ट ब्रिटेन की सरकार तब तात्कालिक रूप से जो लंदन को उस टाइम पे शासन चला रही थी, उन्होंने तो पूरी की पूरी किताबें लिखी, और उन्होंने एक लिस्ट ऑफ पीपल बनाया जो इनफैक्ट लंदन के अंदर पैसा इलीगल तरीके से कमा रहे थे, चोरी चपाटी करके बना रहे थे साहब, ठीक है ना। इनके लिए आप देखोगे तो पुलिस व्यवस्था के अंदर एक शब्द यूज किया जाता है, हिस्ट्री शीटर साहब, है ना। क्या कहा जाता है? हिस्ट्री शीटर। हिस्ट्री शीटर का मतलब क्या है साहब? ये वो बंदा है जिसका इतिहास में नाम कहीं ना कहीं पुलिस के जो बुक होती है ना, उसका चौपड़ा कहते हैं हम लोग सब, ये पुलिस के किताब के अंदर उसका नाम लगा हुआ है साहब, गेटिंग अ पॉइंट। और इनफैक्ट उनको ये भी पता चलता है कि ज़्यादातर क्रिमिनल्स से वो कैसे थे, वो पुअर लोग हुआ करते थे, गरीब लोग हुआ करते थे, बिकॉज दे वर बेसिकली पुअर पीपल।
दे रिसोर्टेड टू क्राइम साहब। तो कहीं से भी वो चोरी चपाटी कर रहे हैं, खाना कर रहे हैं साहब, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, कोयला हो रहा था साहब, कपड़ा सूख रहा था तो कपड़ा को भी लेने की कोशिश करेंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो कुछ कुछ तो आपको ऐसे दिखेंगे जो उस प्रकार की चोरी कर रहे हैं। दूसरे लोग देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्किल्ड वर्कर्स दिखेंगे जो चोरी चपाटी के अंदर इंक्लूड है। इनफैक्ट आप देखोगे तो आपको वहाँ पिक पॉकेटर्स दिखेंगे। आप ग्रुप में जा रहे हो ना, आपका बटवा मार के कोई चला जाता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो कहानी क्या चलती है, हमको ये पता चलता है कि उस समय के दौरान इनफैक्ट लंदन में इतनी सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ गई, तो ब्रिटेन की सरकार ने डिसाइड किया कि अगर कोई भी बंदा क्राइम करते हुए पकड़ा गया तो उसको बहुत पेनल्टी मिलेगी साहब, समझे कि नहीं समझे, है ना। दूसरा पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, इन्होंने वहां तक बताया कि यहाँ के जो डिजर्विंग पुअर है उनको यहाँ पे काम देने का हम लोग काम करेंगे, वी विल ट्राई टू गिव देम द वर्क। और इनके बेसिस के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि फैक्ट्रीज के अंदर और भी इनफैक्ट जगह थी वहाँ पे लोगों को काम दिलाने के लिए एक ऑप्शन क्रिएट किया गया। तो एक तो आपकी पुअर जो लोग हैं साहब, गरीब लोग हैं, उनको न्याय देने की बात की गई साहब। दूसरा पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे मार्जिनल ग्रुप्स एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे पुअर लोग का तो एक इंपॉर्टेंस था ही साहब, द पुअर क्लास ऑफ द सिटी। दूसरा आपको पता चलेगा वुमेन का लेके साहब, ठीक है। अब देखिए कि जब स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियां पहले से भी काम करती थी साहब, है ना, ब्रिटेन के अंदर हो गया, भारत के अंदर हो गया, सब जगह के अंदर आपको ये दिखेगा साहब, है ना, कि जब औद्योगिकरण हुआ तो वी डू सी दैट लार्ज नंबर ऑफ वुमेन वर एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब फैक्ट्रीज बनती है ना साहब, अब प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे फैक्ट्रीज में ह्यूमन लेबर की ज़रूरत थी साहब, पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई, वुमेन को बेसिकली अब लेबर के रूप में काम नहीं किया जा रहा था। और इसके कारण क्या होता है कि अब उनको घरों के अंदर काम कराने की कोशिश की जाती है। एंड दिस इज़ हाउ वी कम टू नो दैट वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको वुमेन का इंपॉर्टेंस दिखेगा, वेयर उनकी जो नेचर ऑफ वर्क बदल जाती है। उनको कहा जाता है कि आपको फैक्ट्रीज में आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मशीन्स आ गए हैं आपकी जगह साहब, ठीक है ना। और इसके लिए डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में उनको काम करवाया गया, उनको कहा गया कि आप घर का ध्यान रखिए, किसी और के लिए आपको काम करना पड़ेगा, करना है तो साहब, ठीक है ना। बाकी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो छोटी मोटी आपको एक्टिविटीज़ के अंदर आपको दिखेगा, टेलरिंग हो गया, वॉशिंग हो गया, मैच बॉक्स हो गया, तो इसके अंदर इन्होंने इनफैक्ट डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट अगर आप देखोगे, जब वर्ल्ड वॉर होता है तो वर्ल्ड वॉर के समय पे भी इनफैक्ट स्त्रियों का इनफैक्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, जब उनको डोमेस्टिक सर्विसेज के लिए उनको विड्रॉ किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप आइए युद्ध के अंदर इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करिए। मतलब युद्ध में लड़ने के लिए आपको नहीं भेजेंगे, पर आप युद्ध में जो अलाइड एक्टिविटीज़ है, खास करके जो इंडस्ट्रीज के लिए हमको ज़रूरत है साहब, है ना, लेबर की ज़रूरत है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फाइट करने चले गए हैं, उसमें हमारी मदद करिए। तो आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार से हमको ये पता चलता है कि लंदन को एम्प्लॉय कराने की कोशिश की जाती है साहब, है ना। और लंदन के अंदर जो पॉवर्टी थी वो पॉवर्टी को सॉल्व हो रहा है गया। दूसरा पॉइंट अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो बच्चों का भी एक बहुत बड़ा इश्यू था, वी सी द इश्यू ऑफ द चिल्ड्रन साहब। अब पहले के टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट है, ये चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसका कोई कंसेप्ट नहीं दिखेगा साहब, है ना। इवन स्टूडेंट्स एंड स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन वर मेड टू डू वर्क, उनको कहा जाता था कि आपको काम करना है, क्यों, क्योंकि सबकी कंडीशन बहुत ख़राब है। तो इनको भी कहा जाता था कि आप यार कैसे भी करके काम करते रहिए, यू ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स, आप गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो हमको ये पता चलता है कि इनिशियली चाइल्ड लेबर का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, इतनी बड़ी मात्रा के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होता था कि जहाँ पे अ चाइल्ड 7 years old इज इजीली नोन टू मेक 10 shilling 6 pence a week for thieving साहब, है ना। बिफोर ही कैन गेन एज मच एज द यंग बॉय ही मस्ट मेक अ 56 ग्रॉस ऑफ मैच बॉक्सेज अ वीक और 1296 अ डे। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि अगर वो चोरी करके कमा रहा है तो ज़्यादा कमा रहा है कंपेयर्ड टू अ वर्किंग इन इंडस्ट्री साहब, है ना। तो उसको ना एजुकेशन मिल रहा था, उसको ना ही इनफैक्ट अच्छी खासी जॉब मिल रही थी। तो बच्चे इसके कारण नेक्स्ट टाइम आप देखोगे क्राइम्स में जाएंगे। ब्रिटेन की सरकार ने डिसाइड किया कि हमारे लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने बेसिकली बच्चों के लिए कंपलसरी एजुकेशन एक्ट पास किया। लेटर ऑन फैक्ट्रीज को बोला जाता है कि भाई आप बच्चों को हायर नहीं करोगे, अगर आप हायर करना चाहते हो तो यू शुड हायर द एडल्ट साहब, समझे आप लोग, ठीक है। अब आप देखिए कि लंदन ने क्या किया। लंदन का जब निर्माण हो रहा है, उन्होंने गरीबी को हटाने की दूर की, उन्होंने किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको डील करने की कोशिश की, स्त्रियों को इंक्लूसिव बनाने की कोशिश की, बच्चों को इनफैक्ट बाहर निकालने की कोशिश की कि वो लोग इनफैक्ट, है ना, यहाँ पे चोरी चकाटी ना करे, उसका ध्यान रखा जाए साहब, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब देखिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको लंदन के अंदर दिखेगा, वो है हाउसिंग का प्रॉब्लम साहब। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर होता है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जहाँ जहाँ डेवलपमेंट हुआ है साहब, वहाँ पे घर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। आपको भी पता होगा बॉम्बे के अंदर भी यही कंडीशन है। यू माइट हैव स्टडीड अबाउट द सिटी ऑफ बॉम्बे साहब, है ना, कि सोने की राहों में सोने को जगह नहीं है ना, है ना, समझे कि नहीं समझे, कि आप रास्ते सोने के हैं
पर आपको वहाँ पे सोने के लिए जगह नहीं दिखेगी। यू कैन अर्न मनी इन बॉम्बे, मतलब बॉम्बे में नो वन गोज हंग्री, ऐसा कहा जाता है साहब, ठीक है ना, कि यहाँ एक ऐसा शहर के रूप में कहा जाता है कि यहाँ लोग भूखा नहीं मरता है, काम मिल जाता है। प्रॉब्लम यही है कि काम मिलने के बावजूद भी इनफैक्ट घर नहीं मिल पाता है साहब, ठीक है ना। तो ये लंदन में भी यही कहानी आपको दिखेगी साहब। देयर विल बी ह्यूज नंबर ऑफ रेफ्यूजीज साहब, इतने सारे रेफ्यूजीज आपको दिखेंगे उस समय के दौरान जो माइग्रेट होके आए थे। इनके पास घर नहीं था, देवर माइग्रेट, हम लोग कह सकते हैं कि माइग्रेशन से आए हुए लेबर क्लास थे। अब उनके लिए क्या किया जाए साहब, है ना। तो उस टाइम के अंदर ब्रिटेन की सरकार ने, बहुत सारे लोगों ने चैरिटेबल होम्स बनाए, बहुत सारे रैन बसेरा बनाए, जहाँ पे इनफैक्ट है ना लोगों को गर्म रहने के लिए जगह मिल जाए साहब, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखोगे तो सबको अकोमोडेट कराने की कोशिश की गई। सो वी सी दैट ओल्डर सिटीज लाइक लंदन ड्रामेटिकली चेंज व्हेन पीपल बिगन टू पोर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इनफैक्ट फैक्ट्री के जितने भी मालिक थे उन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को तो नौकरी नहीं, जॉब तो दे दी, पर घर नहीं दे पाए साहब, गेटिंग अ पॉइंट। सो धीरे 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 अगर आप देखोगे तो आपको घर छोटे मोटे बनने की शुरुआत होगी। इनफैक्ट हमको देखने को मिलता है कि इस समय के दौरान आपका स्लम्स का भी निर्माण मिलता है साहब, ठीक है ना। तो कुछ कुछ जगह के ऊपर स्लम्स का निर्माण हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, छोटे छोटे घर बना दिए जिसे हम लोग टेनामेंट के रूप में पहचानते हैं साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो एक टाइम के ऊपर लंदन में आपको दो शहर दिखेंगे। एक आपको ऐसा शहर जहां बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, गगनचुंबी इमारत कहते हैं हम लोग साहब, है ना, ऊपर तक आपको दिखेगा साहब, है ना, ह्यूज बिल्डिंग्स मिलेंगे आपको। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो लोगों के लिए घर नहीं थे, वैसी कंडीशंस आपको दिखेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल की बात की गई है, चार्ल्स बूथ की बात की गई है। चार्ल्स बूथ की इंपॉर्टेंस ये है कि इसने लो स्किल्ड लंदन वर्कर्स को लेके एक सर्वे किया, और सर्वे करने के बाद उसको ये लग रहा था कि करीबन 1 मिलियन के आसपास, मतलब 10 लोग के आसपास लोग वहाँ पे बहुत ही गरीबी के अंदर है, और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम है साहब, गेटिंग अ पॉइंट। दे हैड अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एवरी 29 ईयर्स ओनली। यू कैन इमेजिन कि क्या कंडीशन थी साहब गरीब लोगों के अंदर। खाली और खाली 19 साल ये लोग जीते थे, और वो भी 10 लाख के आसपास की पॉपुलेशन दिखेगी। और इनफैक्ट ये लोग उतनी तरह से परेशान हो गए थे क्योंकि इनको घर नहीं मिल रहा था, इनको जॉब नहीं मिल रही थी साहब, गेटिंग अ पॉइंट। और इसके लिए उसने डिसाइड किया कि हमको करीबन 4 लाख के आसपास छोटे कमरे वाले घर बनाने चाहिए। जब तक ये नहीं बनाएंगे तब तक स्लम्स बनते रहेगी और शहरों का निर्माण अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। एंड दिस इज हाउ वी सी दैट बहुत लोगों को ये पता चला कि हमको गरीबों के लिए घर बनाना चाहिए साहब। वी शुड थिंक अबाउट हाउसिंग फॉर द पुअर कम्युनिटी। आज के शहरों के अंदर प्रॉब्लम क्या है, वॉट इज़ द प्रॉब्लम विद द प्रेजेंट सिटी साहब, है ना। आज के शहरों के अंदर यही है कि जो सबका घर बनाते हैं उनका खुद का घर नहीं है साहब, है ना। आप देखिएगा कि लंदन के एक्सपीरियंस से हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आपको वेलफेयर करना है, इफ़ यू वांट टू डू फॉर द वेलफेयर, कि आप लेबर के लिए उसको कम से कम रोटी और ओटी तो दे दो साहब, है ना। रोटा दे दो और ओटा दे दो साहब। रोटा मतलब हम लोग बाजरे का रोटला खाते हैं यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर साहब, है ना। और गुजरात के अंदर, खास गुजरात में आपको, राजस्थान के अंदर दिखेगा, इवन महाराष्ट्र में बाजरे का रोटी खाया जाता है। तो ये जो रोटा है बेसिकली रोटला के रूप में हम लोग पहचानते हैं, पर ओटला नहीं मिलता है साहब, है ना। ओटला का मतलब क्या है कि उनको रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है। वहाँ पे गरीब लोगों के लिए आपको घर बनवाने की आवश्यकता है। अब जाके आज की तारीख में प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, यू माइट बी अवेयर अबाउट, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम के ऊपर इनफैक्ट अब पुअरेस्ट ऑफ पुअर को भी घर दिलाने की बात की जा रही है। लंदन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज टू रिकॉग्नाइज दिस थिंग्स कि यार जो लोग हमारा घर बना रहे हैं उनका खुद का घर नहीं है तो क्या होगा साहब, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट। तो धीरे 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 हमको क्या पता चल रहा है कि इनिशियली इन्होंने घर बनाए। देखिए प्रॉब्लम क्या हुआ, इन्होंने जब घर बनाए तो 1 रूम हाउसेस बनाए थे इनिशियली साहब, ठीक है ना। अब 1 रूम हाउस के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि एक ही कमरा है साहब, इसमें 10 लोग रह रहे हैं, 10 पीपल आर लिविंग साहब। तो आप कैसे रह पाओगे, तो ओवर क्राउडिंग हो रहा था, वेंटिलेशन की अभाव थी साहब, सैनिटेशन नहीं हुआ करता था, आग लग जाती थी एट टाइम्स आप देखोगे, छोटा मोटा अनरेस्ट होता था, लोग मारा मारी कर देते थे साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो कहानी क्या चलती है कि लंदन के अंदर एक चीज़ पता चली उनके प्लानर्स को, उनके डिज़ाइनर्स को, और प्लानर्स ने देखा कि यार ये एक कमरे का मकान बना के इनफैक्ट हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दे आर सिमिलर टू द स्लम्स ओनली, ये खाली आधुनिक स्लम्स हो गए, ये आधुनिक स्लम हो गए। पहले झोपड़पट्टी हम लोग कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ियाँ ऐसी हुआ करती थी जो टेम्पररी स्ट्रक्चर से बनती थी, हमने परमानेंट स्ट्रक्चर बना दिया। तो उसके बाद डिसाइड किया कि यार मजदूरों के लिए एक हाउसिंग स्कीम बनानी चाहिए, लेट अस मेक अ टाउनशिप, लेट अस मेक अ हाउसिंग स्कीम, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं साहब। ये मजदूर इनफैक्ट इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए आए हैं, तो उनको इनफैक्ट विद्रोह की तरफ ना लेके जाया जाए,
उनको बोला जाए कि देखो सरकार तुम्हारे प्रति बहुत ही संवेदनशील है, सरकार आपका सोचती है। इस तरह से आप देखोगे तो धीरे 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 लंदन के अंदर आपकी सिटी स्कीम्स की डेवलपमेंट होने की शुरुआत होती है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो हमको पता चलेगा कि लंदन में अलग अलग प्रकार के आपको लोग दिखेंगे, अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट पॉपुलेशन दिखेगी जो धीरे 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 ग्रेजुअली चेंज हो रही है। अब देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बात दिखेगी। एक फोटोग्राफ दिया गया है रैट ट्रैप सेलर का, मतलब चूहे पकड़ने वाला पिंजरा। सादी भाषा में आप देखने की कोशिश करिए साहब, ठीक है ना। ये रेड टैप सेलर ऐसे हुआ करते थे पहले, चूहे पकड़ने वाले पिंजरे को बेचने वाले आपको बहुत सारे व्यापारी दिखेंगे, इवन भारत में भी देखते थे साहब, है ना। जब हम लोग छोटे थे ना तो हम गाँव के अंदर दे टू कम अलोंग, और उनका एक फिक्स दिन होता था। द ट्रेडर्स हैड अ फिक्स डे टू कम टू द विलेजेस, और वो आके बेसिकली क्या कहते हैं कि अपनी जो चीज़ें हैं वो बेचा करते थे साहब, ठीक है ना। तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेंगे, यू विल फाइंड 2-3 पॉइंट्स जिस तरह से लंदन की कंडीशन क्या थी। यहाँ फोटोग्राफ दिया है द स्लम ऑफ लंदन इन 1889 की क्या कंडीशन लंदन के स्लम्स के अंदर हुआ करती थी, इनकी कितना शोषण होता होगा आप सोचने की कोशिश करिए साहब, ठीक है ना। इनफैक्ट लंदन के अंदर लोग यहाँ स्लम्स के अंदर रह रहे थे और इनफैक्ट क्राइम की तरफ जा रहे थे, और साथों साथ अगर आप देखोगे तो लोग आप पकड़ने की कोशिश करिए कि लिकर को कंज्यूम करेंगे साहब, है ना। और लिकर करने के कारण और क्राइम होता था साहब, है ना। सोशली एक्सप्लोटेशन बहुत होता था, सोशल इश्यूज से आपको बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखने को मिलेगा। लोग रास्ते के ऊपर दारू पी के निकल जाते थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो बहुत सारे इश्यूज लंदन को फेस करने हो रहे थे। अब इन सब कंडीशंस के अंदर लोगों को लग रहा था कि यार यहाँ तो लंदन की तो हालत ख़राब हो गई है, अब लंदन को कुछ करना पड़ेगा। लेट अस ट्राई टू लाइक रिवाइव लंदन, लेट अस ट्राई टू मेक श्योर लंदन को फिर से हम लोग विकास कर पाए। लंदन के अंदर फिर से इनफैक्ट है ना लोगों की जो रहने की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर पाए साहब, है ना। अब सवाल यह था कि लंदन को किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ से इम्प्रूव किया जाए, हाउ द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ लंदन शुड बी इम्प्रूव। तो इसको हम लोग कहते हैं क्लीनिंग लंदन। क्लीनिंग लंदन का मतलब क्या है कि कैसे उसको साफ किया गया साहब, है ना। तो पहला बात होता है वो है डीकंजेशन ऑफ लोकेलिटीज़, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं उनको कहा गया कि हम तुमको कहीं और घर देंगे, वी विल गिव यू हाउसेज एट सम अदर एरियाज, आप वहाँ शिफ्ट हो जाइए साहब, है ना। एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अगर आप 2, 3, 5, 10 हज़ार लोग रह रहे हो तो इट विल बी वेरी डेंस एरिया साहब, है ना। तो आपको डेंसिटी कम करनी है साहब, डेंसिटी कम करोगे तो सिटी का भी फैलावा होगा साहब, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। दूसरा ओपन स्पेसिस का अभाव था लंदन के अंदर पहले, तो धीरे 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 उन्होंने ओपन स्पेसिस बनाए साहब, ग्रीन स्पेसिस बनाए, नया प्लानिंग किया, सिटी का लैंडस्केप पूरी तरह से बदल दिया साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। और हमको ये पता चलता है कि बड़े बड़े ब्लॉक्स के अंदर इन्होंने सिटी का निर्माण किया। एक्चुअली क्या होता है कि एक ब्लॉक है, फिर ये दूसरा ब्लॉक है, फिर ये तीसरा ब्लॉक है। तो ये क्या करते थे कि ये ब्लॉक्स में सिटीज़ का डेवलपमेंट करते थे। बेसिकली बर्लिन न्यूयॉर्क ने कुछ इस प्रकार की चीज़ें की थी, उसको इन्होंने करने की कोशिश की है। इनफैक्ट लोगों को घर का घर मिल पाए इसके लिए रेंट कंट्रोल करने की कोशिश की। घर का घर मिलने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि लोग जब माइग्रेट करके आते थे साहब, तो मालिक जो होता था, जब उनको घर भाड़े के ऊपर चाहिए होता था तो दे यूज टू टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इनसे रेंट कलेक्ट किया जाता था। तो बेसिकली कहा गया कि नहीं ये नहीं चलेगा, अब इनसे रेंट लिया जाए पर जायज़ लिया जाए। जायज़ का मतलब है कि जितना वैलिड है उतना ही लिया जाए साहब, ठीक है। तो ये भी एक आपको बहुत बड़ा प्रश्न आपको यहाँ पे दिखेगा। धीरे 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 लंदन के अंदर जो कंजेशन था वो थोड़ा सॉल्व होने की कोशिश करेंगे, और इनफैक्ट काफ़ी लोगों को लग रहा था कि बहुत पॉल्यूशन भी हो रहा है, हमको यहाँ पे कुछ और करना चाहिए। एंड दिस इज़ हाउ वी सी दैट बहुत लोगों ने डिमांड की कि लंदन के अंदर ये पॉल्यूशन कम करेंगे तो लंदन के लंग्स का निर्माण करना पड़ेगा। अब कैसे लंग्स का निर्माण करेंगे, पॉल्यूशन से झगड़ना आपको फाइट करना है तो आपको ग्रीन बेल्ट का निर्माण करना पड़ेगा। ग्रीन बेल्ट का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ग्रीन बेल्ट। ग्रीन बेल्ट का मतलब ये है कि वहाँ पे इनफैक्ट पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, ग्रीनरी का ग्रोथ करना पड़ेगा, तब जाके हमारा लंदन एक स्वच्छ और सुंदर लंदन बन सकता है साहब, ठीक है ना। बहुत लोगों को हायर किया गया, और उस तरह से अगर आप देखोगे तो गार्डन सिटी का कंसेप्ट डेवलप होता है। गार्डन सिटी का कंसेप्ट क्या है साहब, एक ऐसा शहर जहां आपको हर छोटे छोटे डिस्टेंस के ऊपर गार्डन दिख जाएंगे साहब। आप यहाँ पे रह रहे हो और आपके आजू बाजू में ही एक गार्डन होगा, आप घर से गार्डन की तरफ जाओगे तो भी आपको ग्रीनरी दिखेगी साहब। आप एक एरिया से दूसरे एरिया में, आप अपने ऑफिस में जाओगे तो भी आपको आजू बाजू में ग्रीनरी दिखेगी साहब, है ना। जैसे हम लोग चंडीगढ़ की बात करते हैं या हम लोग बैंगलोर की बात करते हैं साहब, बैंगलोर इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ द गार्डन सिटी साहब, है ना। बैंगलोर को हम लोग गार्डन सिटी के रूप में पहचानते हैं। तो एक आर्किटेक्ट हुआ करते थे एबनेजर हॉवर्ड साहब, है ना। तो इसने ये गार्डन सिटी का पूरा आइडिया दिया था। उसने ये बताया था कि हमको लंदन का विकास कुछ ऐसा करना चाहिए सो दैट लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे, लोगों को कॉमन स्पेसेस मिल पाए, अच्छे नज़ारे दिख पाए साहब, है ना। और इसके कारण ही इनफैक्ट
हम लोग को ये पता चलेगा कि लंदन का विकास कराने की कोशिश की गई। देखिए कहानी क्या चलती है कि लंदन में कुछ इस प्रकार के सिटीज़ बने हैं, पर ये जो आपके शहर बने इसके अंदर जो घर बनते हैं उसकी अफोर्डेबिलिटी सबके लिए पॉसिबल नहीं थी। अफोर्डेबिलिटी पॉसिबल नहीं होने का मतलब क्या है कि नॉट एवरीवन वाज एबल टू अफोर्ड द सिटीज़। शहर के अंदर रहना साहब है ना, घर को अफोर्ड करना साहब, गेटिंग अ पॉइंट। ब्रिटेन की सरकार ने वर्ल्ड वॉर हुए तब डिसाइड किया कि वी विल टेक द हाउसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी विल मेक श्योर कि यहाँ पे इन लोगों को घर दिया जाए साहब। अब आप देखने की कोशिश करिए, इसी को ही हम लोग वेलफेयर मॉडल के रूप में पहचानते हैं। आप देखोगे तो वेलफेयर मॉडल का कंसेप्ट इसी को ही कहते हैं कि भाई जितनी भी पॉपुलेशन है साहब उन सबको घर देने का काम हम लोग करेंगे। भले सिंगल रूम फैमिली कॉटेज हो गए, 2 रूम के कमरे हो गए साहब, है ना, बट वी विल मेक श्योर कि लोगों को काम मिलना चाहिए साहब, है ना, लोगों को घर मिलना चाहिए। लोगों को घर का घर होगा, स्लम्स में नहीं रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेंगे, अपना पूरा का पूरा फोकस इंडस्ट्रीज के अंदर करेंगे तो हमारा विकास हो पाएगा साहब, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि नए नए प्रकार के सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ। ये सिटीज़ के अंदर लोगों की हाउसिंग स्कीम्स बनने की शुरुआत होती है, ये सिटीज़ के अंदर हाउसिंग स्कीम्स बनने की शुरुआत हुई। अब आप समझने की कोशिश करिए कि बंदे का जो घर है, जो भी इंडिविजुअल है उसका घर अपनी दफ्तर से, अपनी इंडस्ट्री से बहुत ही दूर है, क्योंकि ये जो हाउसिंग स्कीम बनती थी टाउनशिप के रूप में बनती थी, ये एट टाइम्स आप देखोगे सबब्स के अंदर बनती थी। सबब्स समझ में आता है आपको, ठीक है ना। थोड़ा सब अर्बन एरिया, सबब्स का मतलब क्या होता है, सब अर्बन एरिया मतलब एक ऐसा विस्तार जो मेन सिटी से थोड़ा बाहर है, बट उसका भी विकास उतना ही किया गया। तो इनको जब मेन सिटी में आना था, इंडस्ट्रीज में आना था, तो कैसे आते थे, ट्रांसपोर्ट के जरिए आते थे साहब, है ना। तो लंदन की सरकार को लगा, ब्रिटेन की सरकार को लगा कि यार देखो शहरों का निर्माण तो किया है, लोगों का आवागमन भी अब बढ़ रहा है, पर लोगों के बीच में सिटी को कनेक्टेड कैसे रखा जाएगा साहब, समझे कि नहीं समझे, है ना। सिटी को कनेक्ट रखा जाएगा, उसके पीछे की कहानी क्या है, ट्रांसपोर्ट को बनाना बहुत ज़रूरी था, समझे आप लोग, ठीक है ना। अब देखिए बॉम्बे भी ऐसा ही निर्माण हुआ है, बॉम्बे का भी निर्माण आपको ऐसे ही दिखेगा साहब, ठीक है। इवन व्हेन द सिटी ऑफ बॉम्बे वाज एस्टैब्लिश, तो बॉम्बे के अंदर क्या किया गया, व्हाट वाज डन बाय बॉम्बे, या मैं मुंबई की बात करता हूँ साहब, बॉम्बे मुंबई एक ही है हमारे लिए साहब, ठीक है। जब हम लोग बॉम्बे मुंबई की बात करेंगे तो उसका भी विकास ऐसे ही होगा साहब, ठीक है। बॉम्बे एक्चुअली लीनियर आपको दिखेगा साहब, है ना। तो बॉम्बे की कहानी ये है कि पहले साउथ मुंबई का विकास कर दिया गया साहब, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तो सेंट्रल मुंबई दिखेगा, और उसके बाद देखोगे तो आपको नॉर्थ मुंबई दिखेगा। अब इसका डेवलपमेंट करने के लिए ब्रिटेन की जो उस टाइम पे जो बेसिकली जो सरकार थी साहब, है ना, क्योंकि बॉम्बे वॉज दी इंपीरियल मेन सेंटर जहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा था, इन्होंने इस प्रकार की रेलवे लाइंस का डेवलपमेंट किया साहब, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। तो आपको सेंट्रल लाइन दिखेगा, वेस्टर्न लाइन दिखेगा, हार्बर लाइन दिखेगी। आप में से जो भी विद्यार्थी बॉम्बे में रहता है आपको पता होगा साहब कि 3 रेलवे की लाइन दिखती है जो बॉम्बे को कनेक्ट करता है साहब, है ना। साउथ मुंबई के अंदर आपको पता चलता है, साउथ मुंबई इज़ अ प्लेस जहाँ पे मेन हेडक्वार्टर्स आया करता था, जहाँ पे इनकी ऑफिसेज हुआ करती थी, जहाँ पे मेन इनका लोकेशन था साहब, है ना। सब लोग रहते कहाँ पे थे, सेंट्रल मुंबई के अंदर, नॉर्थ मुंबई के अंदर साहब, ठीक है। नॉर्थ मुंबई में आपको इंडस्ट्रीज भी दिख जाएगी, यू विल फाइंड इंडस्ट्रीज इन द नॉर्थ मुंबई रीजन साहब, है ना। तो व्हाट डू वी सी, द पीपल यूज्ड टू लिव इन द सेंट्रल मुंबई। इनको अप डाउन करना था साहब, क्योंकि इनकी ऑफिस, इनकी इंडस्ट्रीज तो अपने इससे दूर थी, इट वाज क्वाइट फार ऑफ फ्रॉम दिस प्लेसेस साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो कहानी क्या चलती है, द स्टोरी गोज ऑन टू से दैट इस पीरियड के दौरान इन फैक्ट जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं बनाओगे तो पीपल विल नॉट लिव इन द फार एरिया साहब। उनको अगर आपको डीकंजस्ट करना है, अगर आपको सिटी को डीकंजस्ट करना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन बनाने की बहुत ज़रूरत है साहब, वरना तो क्या करेंगे लोग अपने ऑफिस के आजू बाजू में, है ना, रहने की कोशिश करेंगे साहब। अब सब के सब लोग अपने ऑफिस के आजू बाजू में घर बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, what it will lead to, it will lead to more and more of congestion, it will lead to more and more of density, it will lead to more and more of law and order issues and multiple problems। आप समझे आप लोग, ठीक है ना। तो क्या डिसाइड किया गया, what it was decided for, it was decided कि यार नहीं यार कुछ भी हो जाए, हमको लंदन का जो सिटी का निर्माण है उसमें उतना ध्यान रखना है कि लोग थोड़े बाहर की तरफ चले जाए। हाउ कुड पीपल बी परस्यूडेड टू लिव द सिटी एंड लिव इन द आउटसाइड एरिया साहब। उनको ट्रैवल करने के लिए क्या मिलेगा, लंदन के अंदर अंडरग्राउंड रेलवे का निर्माण किया गया। आप सोचने की कोशिश करिए, 1863 के अंदर पहली बार लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे की निर्माण कर दी जाती है साहब। हम लोग जिसे आज की तारीख में क्या कहते हैं साहब, हम लोग जिसे आज की तारीख में मेट्रो के रूप में पहचानते हैं साहब। मेट्रो अंडरग्राउंड भी चलती है, ओवरग्राउंड भी चलती है। आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए साहब, है ना, चेन्नई, सब जगह पे चलते हैं। इसको ट्यूब कहा जाता था, इट वॉज नोन एज ट्यूब इन लंदन साहब, अभी भी ट्यूब ही कहते हैं
साहब, क्योंकि है ना ट्यूब की तरह दिखता है साहब। गेटिंग माय पॉइंट। अब आप समझने की कोशिश करिए कि ब्रिटेन में सबसे पहली बार रेलवेज का निर्माण कब हुआ था, व्हेन द रेलवेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन साहब, है ना 1830s 40s के दशक में रेलवे का पूरा स्केलिंग अप हो रहा है साहब। और यहाँ पे पता चल रहा है कि पहले ही दिन आप देखोगे तो 10,000 लोगों को इन्होंने यहाँ पे कैरी किया साहब, है ना विद इन 10 मिनट्स। मतलब कितनी सारी रेलवे उस टाइम पे चल रही होगी, 40 मिलियन के आसपास लोगों को आप समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ट्रैवल करवाया जाता था। यू कैन इमेजिन कि लोग किस तरह से इनफैक्ट ट्रैवल करते थे, और अपनी जो शहर है अपने शहर के साथ लिंकेज बनाते हुए इनका घर, इनका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का भी ध्यान रखा गया है साहब, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंगली आपको ब्रिटेन की स्टोरी दिखेगी। इनिशियली लोग नाराज़ भी थे कि यार हमको तो यहाँ पे नहीं जाना है साहब, है ना, हम ये ट्यूब के अंदर काम नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ी जाएंगे, हम लोग नीचे है ना ज़मीन के अंदर चले गए, बाहर ना निकले तो क्या होगा साहब, है ना। पर धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ जाती है साहब, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट। तो लंदन में इस प्रकार की रेलवे लाइन लगी जाती थी, इस प्रकार की अंडरग्राउंड की एडवर्टाइजमेंट होती थी कि आप आइए यहाँ पे, रेलवेज एब्सोल्युटली सेफ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा साहब, ठीक है ना। सो वी सी दैट इनिशियली पीपल वर नॉट हैप्पी। काफ़ी लोग को लग रहा था कि यहाँ पे आप अंडरग्राउंड रेलवे के द्वारा आप जो बना रहे हो साहब उसमें कुछ ठीक नहीं होगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट। क्योंकि उस समय के दौरान एसी की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट बहुत लोग कहते हैं कि अंडरग्राउंड रेलवे के कारण लोग मर जाएंगे साहब, ठीक है ना। पर धीरे धीरे हमको ये पता चलता है कि ये जो अंडरग्राउंड रेलवेज है इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि ये आपका सिटी सेंटर है साहब, है ना, ये सिटी सेंटर है साहब। ये सिटी सेंटर के आजू बाजू में आपको सबब्स दिखेंगे। एक सबब यहाँ पे है साहब, एक सबब यहाँ पे है, 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 एक सबब यहाँ पे है साहब, ठीक है ना। अब इन सबको कनेक्ट करने के लिए क्या होगा, व्हाट वाज द मेन रूट साहब, है ना। क्योंकि इसमें अगर आप बाय रोड जाओगे तो इट विल टेक 2-3-4 आवर्स, मतलब इतने भी दूर भी हुआ करते थे साहब, है ना। ट्रैफिक भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आपकी जो इनफैक्ट अंडरग्राउंड फैसिलिटीज है वो आपको बहुत मदद करेगी साहब, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी द रेलवेज वर इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड। अंडरग्राउंड रेलवेज की शुरुआत होती है। इनफैक्ट अंडरग्राउंड रेलवेज में फ़ायदा ये था कि पहले के टाइम के अंदर आप जब रेलवेज बनाते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती थी, अब वो भी होने की शक्यता नहीं है साहब। पर काफ़ी लोगों को डर लगता था, पीपल यूज टू फील दैट यार हम लोग गर्मी से मर जाएंगे या हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा साहब, ठीक है ना। क्योंकि लोग है ना अंदर रेलवे के अंदर अलग अलग प्रकार की अपनी व्यसन किया करते थे। तो ये 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेगी साहब, ठीक है ना। अब देखिए 2-3 पॉइंट हमको पता चलता है लंदन में जब बेसिकली इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे रेलवेज का निर्माण हुआ, तो रेलवेज के निर्माण के दौरान बहुत सारे घरों को भी डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि पटरी डालनी थी। उस टाइम पे क्या आपकी टनल बोरिंग मशीन्स नहीं हुआ करती थी साहब, ठीक है ना। और इस समय के दौरान काफ़ी लोगों ने प्रश्न भी उठाया, बट ओवरऑल आप पिक्चर देखने की कोशिश करिए कि कॉमन मैन की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है साहब, ठीक है ना। ग्रेजुअली हमको पता चलता है कि अंडरग्राउंड रेलवे ह्यूज सक्सेस के रूप में उभर के आई। इनफैक्ट आज की तारीख के अंदर न्यूयॉर्क हो गया, टोक्यो हो गया, दिल्ली हो गया साहब। आप एग्जांपल लीजिए दिल्ली का, विदाउट द मेट्रो लाइन्स एंड विदाउट दी अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड मेट्रो लाइन्स आपको आज की तारीख में दिल्ली की कनेक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं मिलेगी साहब, ठीक है ना। तो इन सब से हमको एक चीज़ समझ में आ रही है दोस्तों साहब, है ना, कि कुछ भी हो जाए सिटी के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करना पड़ेगा साहब। जब तक नहीं पुश करोगे तो प्रॉब्लम होता ही रहेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इन सब केसेस के कारण हमको पता चलता है कि बहुत लोग आपके ग्रामीण विस्तार में चले गए। रेलवे के कारण उन लोग की जो लाइफस्टाइल थी वो पूरी तरह से बदल गई। ये लोग लंदन के बाहर रहते थे, काम पढ़ने के ऊपर लंदन में वापस आते थे। अब देखो इन सब चीज़ों के कारण कॉमन मैन की लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, व्हाट द इम्पैक्ट इन द पब्लिक लाइफ टू प्लेस साहब, है ना। डोमेस्टिक जीवन के अंदर क्या बदलाव आया उसको इनफैक्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। अब देखिए आपको बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ दिखेगा साहब। मैं आपको प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन में डिस्कस कर रहा हूँ साहब, ठीक है ना। आपको लगता है कि अर्बनाइजेशन में भारत के आज के रास्ते बहुत ही ख़राब है, या भारत के अंदर मिक्स ट्रैफिक होने के कारण कभी कभी जानवर आ जाते हैं साहब। ये फोटोग्राफ 1877 का है साहब, ठीक है ना। और हमको पता चलता है कि उस टाइम पे गौ माता साहब, काउज यूज टू रोम अराउंड द रोड्स ऑफ लंदन। मतलब खाली ये प्रॉब्लम इंडिया का नहीं है, आप ये देखिएगा लोग इंडिया को कोसते रहते हैं कि भाई देखिए इंडिया में ये प्रॉब्लम है साहब, है ना, जानवर रास्ते के ऊपर आ जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। पर अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखोगे, यू सी द बिग पिक्चर आउट ऑफ दिस, है ना। हमको ये बिग पिक्चर यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई इंडिया के सिवाय भी आपको बहुत सारे केसेस आपको दिखेंगे। इंडिया के सिवाय भी आपको बहुत सारे केसेस दिखेंगे जहां पे वी डू गेट द काउज
विच वर प्रेजेंट ऑन द स्ट्रीट्स, है ना साहब। तो लंदन के अंदर भी ये कंडीशन थी। धीरे 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 सब बदलाव आया, लोगों की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है, सोशल चेंजेस आने की शुरुआत हो जाती है साहब, फैमिली के अंदर चेंज आएगा, अब अर्बनाइजेशन होगा, न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आएगा। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है साहब, कि यहाँ पे इनफैक्ट आपका जो परिवार है अब छोटा परिवार हो जाएगा, अलग अलग प्रकार से लोग अपना जीवन जिएंगे साहब, ठीक। तो बहुत सारे चेंजेस हमको दिखेंगे, यू विल फाइंड मल्टीपल चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इन सब चेंजेस को भी अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किन किन प्रकार से चेंजेस आते हैं साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि फैमिली ट्रेडिशनली इनफैक्ट आपके यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक रास्ता बनाए, क्योंकि पहले लोग छोटा मोटा उत्पादन करते थे, वो भी परिवार की मदद से ही करते थे, कामकाज करते थे वो भी परिवार की मदद से करते थे साहब, ठीक है। पर धीरे 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 क्या हो गया कि जब सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ तो पूरी फैमिली की लाइफ बदल जाती है। इनफैक्ट यहाँ बोला गया है कि टाइज बिटवीन द मेंबर हाउस होल्ड लूजन, मतलब क्या है साहब, कि जब लोग माइग्रेट होने की शुरुआत करते हैं तो आपकी जॉइंट फैमिली सिस्टम टूट जाती है। हमने देखा है ना, भारत के अंदर भी यही हो रहा है साहब, कि जब शहरों के अंदर माइग्रेट करेंगे, गाँवों से जाएंगे, तो आपकी जॉइंट फैमिली से आप कहाँ चले जाओगे, न्यूक्लियर फैमिली में चले जाओगे। और जब आप न्यूक्लियर फैमिली में चले जाते हो, व्हेन यू गो टू दिस आइडिया ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको पता चल रहा है कि लोग अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट, है ना, अब नई ही चीज़ों की तरफ जाएंगे साहब, ठीक है। दी वर्किंग क्लास, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज टेंडेड टू बी ब्रोकन डाउन। अब आप देखने की कोशिश करिए कि वर्किंग क्लास में वाइफ और हस्बैंड दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, बोथ आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। अब ये दोनों के दोनों काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम एट दैट टाइम। The problem was such that कि because the working class was struggling hard, तो ये लोग अपने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे थे साहब, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो बहुत सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे दिखेगी, लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बहुत सारे सोशल इश्यूज उभर के आएंगे आपको, ठीक है। वुमेन ऑफ द अपर एंड द मिडिल क्लास इन ब्रिटेन ऑन द अदर हैंड फेस इंक्रीजिंग लेवल ऑफ आइसोलेशन। स्त्रियों को इनफैक्ट आइसोलेट कर दिया गया, क्यों, क्योंकि इनफैक्ट अब उनको फैमिली का काम था नहीं, अब यहाँ पे घर में आके सब कामकाज करने वाली आपको बाई दिख जाएगी साहब, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। प्रॉब्लम ये था कि अब उनके हस्बैंड तो काम धंधे के ऊपर गए हैं, तो दे कुड नॉट गिव टाइम टू देम साहब, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम आया साहब। बहुत सारी वुमेन की कंडीशंस ऐसी हुआ करती थी जिनको बहुत ही लो वेजेस के ऊपर काम करना पड़ रहा था। तो इन सब कंडीशंस में एक चीज़ देखने को मिल रही थी कि लंदन में जब अर्बनाइजेशन हुआ तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशंस वेंट डाउन साहब, है ना। आपका परिवार नाम की जो संस्था है वो टूट जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज की तारीख में इंडिया के अंदर भी फैमिली के अंदर एक इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है साहब। फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज ऑल्सो गोइंग डाउन इवन इन इंडिया एज वेल साहब, है ना। तो इसको हमको ये सीखने की आवश्यकता है कि क्या किया जाए साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो कहानी ये चलती है कि इंडिविजुअल को बहुत मौका दिया गया, कहा गया कि हे मनुष्य तुम महान हो, ओ मैन यू आर ग्रेट, यू कैन डू एवरीथिंग, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू। अब प्रॉब्लम ये था कि इंडिविजुअल के अंदर आपको यहाँ पर लिबर्टी तो मिल रही थी, बट हमको एक चीज़ मिलती है कि जब स्त्री और पुरुषों को कंपेयर किया जाएगा तो हमको पता चलता है कि दे डिड नॉट हैव इक्वल एक्सेस इन दिस न्यू अर्बन कंसेप्ट। मतलब ये है कि वुमेन के पास राइट्स कम हुआ करते थे, वुमेन के पास जॉब भी नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे कंजर्वेटिव्स का मानना था कि स्त्रियों को बाहर नहीं आना चाहिए, पब्लिक एरियाज़ के अंदर खाली और खाली मेल आके काम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, डोमेस्टिक मतलब घर का जो काम है वो सब स्त्रियाँ करनी चाहिए। तो इन सब कंडीशंस के अंदर हमको क्या पता चल रहा है, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको एक चीज़ पता चलेगी कि लंदन में एक यहाँ पे जेंडर बायसिस का भी कंसेप्ट मिलेगा साहब। क्योंकि अर्बनाइजेशन तो हुआ, पर आप समझोगे तो उस समय के दौरान जो वैचारिक बदलाव आने चाहिए, आइडियोलॉजिकल चेंज आने चाहिए, वो नहीं आ रहे थे। और आइडियोलॉजिकल चेंज नहीं आने के कारण भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जटिल तरह से उभर के आपको देखने को मिलता रहेगा। खैर धीरे 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 एक मूवमेंट होता है जिसका नाम है चार्टिस्ट मूवमेंट साहब, है ना। इसको चार्टर मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं, जहाँ पे वोटिंग राइट्स की डिमांड होती है साहब, जहाँ पे वर्कर्स कहते हैं कि हमको इंडस्ट्रीज में एक फिक्स वर्क आवर्स हमको मिलने चाहिए। ये चार्टर मूवमेंट आपके यहाँ पे हिस्ट्री ऑप्शनल का पार्ट है साहब, है ना। चार्टर मूवमेंट इज पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट साहब, है ना। आप ऑप्शनल में देखोगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा जहाँ पे वोटिंग राइट्स को लेके, सिविल राइट्स को लेके कैंपेनिंग होती है। ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है कि स्त्रियों को भी राइट टू वोट दिए गए, स्त्रियों को भी अपनी मैरिज की प्रॉपर्टी के अंदर अधिकार दिए जाते हैं साहब। ये तो काफ़ी बाद में होता है, बट इससे हमको पता चलता है कि पहले जब इनफैक्ट फैमिली था तो फैमिली क्राइसिस में आपको दिखेगा। मैन वुमेन के अंदर आप देखोगे तो मैन को ज़्यादा राइट्स है, वुमेन को ज़्यादा राइट्स नहीं दिखेंगे।
धीरे 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 हमको ये पता चलता है कि फैमिली का पूरा कंसेप्ट बदल गया, और पहले जॉइंट फैमिली की जगह अब क्या हो गए, स्मॉल फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज की शुरुआत होती है। ये फैमिलीज अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है कि अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। लोग डिसाइड करेंगे कि चलिए अब संडे आया है तो आज कुछ करते हैं, आज हॉलीडे है तो आज कुछ करते हैं, चलो बच्चों के साथ पिकनिक के ऊपर चले जाते हैं साहब, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है द लीजर टाइम, मतलब आप देखोगे वर्क लाइफ एंड द लीजर। तो ये जो टाइटल का जो सेकंड पार्ट है ना लीजर, इसकी बात यहाँ पे ये बोली गई है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। सो पीपल यूज्ड टू गो फॉर लीजर, मतलब वाटर बॉडीज के पास चले गए, गार्डन में चले गए, कहीं और चले गए साहब, है ना, घूमते 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 साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब देखिए वेल्दी लोगों के पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमीर लोग होते हैं ना उनके पास लीजर के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं साहब, क्योंकि दे कैन गो टू एनी प्लेस, मतलब वो तो कहीं और भी जा सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, क्लब में जा सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो 300-400 फैमिलीज इकट्ठे होकर थिएटर का मतलब ड्रामा देखने चले गए साहब, म्यूजिक परफॉर्मेंस को इन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इनका तो लाइफ चल गया साहब। वर्किंग क्लास के जो लोग थे ये मिलते थे पब्स के अंदर साहब, है ना, उस टाइम पे जो बार हुआ करते थे वहाँ पे चर्चा करते थे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है साहब, ठीक है ना। कॉमन मैन को धीरे 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 एंटरटेनमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाइब्रेरी खुलती है, आर्ट गैलरीज खुलती है, म्यूजियम्स खुलने की शुरुआत होगी। इसके बाद ग्रेजुअली हमको ये पता चला कि लोगों को भी अब मज़ा आ रही थी कि यार देखिए हम लोग हमारा हिस्ट्री देख रहे हैं, हम लोग हमारा इतिहास देख रहे हैं। बाय द वे म्यूजियम के अंदर आपको पता चलता है कि बहुत सारे आर्टिफैक्ट इंडिया से लेके आया जाता था साहब, है ना। इंडियन आर्टिफैक्ट्स वर टेकन अवे बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे वर पुट इनटू द म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड साहब, है ना। पर खैर जो भी है, हमको इंग्लैंड के अंदर अभी सोसाइटी के दौरान दिख रहा है कि लोग अलग अलग प्रकार का काम करेंगे, म्यूजिक हॉल्स का निर्माण मिलेगा, और इसके बाद हमको पता चलता है कि लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में स्पेंडिंग करने की शुरुआत की। स्पेंडिंग करने का मतलब क्या होता है साहब, ठीक है ना, यू कैन सी दे विल स्पेंडिंग देयर मनी। जैसे छुट्टी आती है, 5 दिन काम किया साहब, 5 डेज आपने कंटिन्यूस लेबर किया, मतलब इतना काम किया, इतना लेबर किया, इतना लेबर किया कि आप थक गए साहब, और 2 दिन आपने उसको स्पेंड किया। स्पेंड करने का मतलब उड़ा दिया साहब, है ना, खचा खचा करके उड़ा दिया, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कल्चर की आपको शुरुआत आपको दिखेगी इस समय के दौरान, बहुत अलग अलग प्रकार की पॉइंट्स दिखती है। वर्कर्स ने अपना हिसाब से एंटरटेनमेंट ढूंढा, अमीरों ने अपने हिसाब से एंटरटेनमेंट ढूंढने की कोशिश की। ग्रेजुअली लंदन के अंदर पॉलिटिकल पावर किसका होना चाहिए उसकी भी बात हुई। अब एक वर्ग ऐसा था जो लंदन को चाहता था कि हम लंदन के मालिक हैं, हम लंदन के निर्माणधीन हैं, हम डिसाइड करेंगे कि लंदन कैसा होगा, वी विल डिसाइड कि हाउ द लंदन शुड बी साहब। दूसरे ग्रुप को हम लोग बात करेंगे व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट द सेकंड ग्रुप ऑफ द सिटी, तो हमको पता चलता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई। दूसरा ग्रुप ने कहा कि हमारे हाथ में रटा होना चाहिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो एक तो इलीट क्लास था, दूसरा आप देखोगे लेबर क्लास था साहब, है ना। तो इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल पावर को लेके भी संघर्ष होगी साहब। इनिशियली इनके हाथ में पावर था, दे वर हैविंग द पावर, बट नाउ द लेबर यूज्ड टू डिमांड कि नो, द पावर शुड गिव विथ अस, हमारे हाथ में पावर होना चाहिए, हम कुछ करेंगे साहब। सो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको पता चलता है लंदन की पॉलिटिक्स के रूप में साहब, ठीक है ना। अब देखो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंतर्गत हमको देखने की आवश्यकता है कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कैसे हुआ था, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमको ये पता चलता है कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के अंदर एक बहुत बड़ा इशू था, वो था आपके यहाँ पे इनइक्वालिटी का। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि शहरों के अंदर जब जब अन्याय होगा तब इश्यूज क्रिएट होंगे। अब लंदन में भी रिच पुअर की डिवाइड बहुत बड़ी थी, देयर वाज अ ह्यूज डिवाइड ऑफ रिच एंड द पुअर साहब, ठीक है ना। 1886 के आसपास की कहानी है कि जब पॉवर्टी की कंडीशन इतनी खराब हो गई तो बहुत बड़े दंगे हो जाते हैं। वी डू गेट दैट उस टाइम के दौरान इनफैक्ट बहुत सारे शॉपकीपर्स ने अपने दुकान बंद कर दिया और फिर पुलिस को बुला के सब कुछ शांत करना पड़ा। 1887 के अंदर भी इसी तौर के ऊपर आपको एक दंगा दिखेगा, और ये दंगे के अंदर इतनी सारी वायलेंस हुई तो उसको ब्लडी संडे के रूप में कंसिडर किया गया। 1887 के दौरान या 1889 तक आते आते 1889 1890 तक आते आते लंदन के अंदर जो डॉक वर्कर्स थे, मतलब जो पोर्ट के अंदर काम किया करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इनफैक्ट एक बहुत बड़ी स्ट्राइक होती है जहाँ पे वर्कर्स कहते हैं कि हमको न्याय चाहिए, हम लोग को हमारा रिकग्निशन चाहिए, आप अमीर लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हो, आपको ये नहीं चलने देंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। ग्रेजुअली वी सी दैट लंदन के अंदर एक बहुत बड़ा विद्रोह होने की शक्यता थी। स्टेट के अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि चलो कुछ भी हो जाए, हम लोग यहाँ पे रिबेलियन को नहीं करने देंगे, हम लोगों के साथ बात करेंगे, लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, खास करके पॉलिटिकल इश्यूज हो रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। और इनफैक्ट वी विल ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर कि फ्यूचर के अंदर लोगों का ध्यान ना जाए विद्रोह की तरफ, फ्यूचर के अंदर लोगों का ध्यान
इनफैक्ट है ना पॉवर्टी की तरफ ना जाए, लोग इनफैक्ट अपने काम धंधे के अंदर ही पूरा फोकस करें, उसके लिए हम लोग पेरिस मॉडल को अपनाने की कोशिश करेंगे साहब, है ना। अर्बन एस्थेटिक्स के मॉडल को अपनाएंगे, सिटी को इतना ब्यूटीफाई करेंगे तो लोग पूरे दिन शहर को ही देखते रहेंगे, उनको कभी अन्याय दिखेगा ही नहीं साहब, ठीक है ना। वो देखेंगे देख वो झाड़ कितना बढ़िया है, वो बिल्डिंग कितना बढ़िया है, हम सड़क से जा रहे कितनी बढ़िया है साहब, ठीक है ना। तो लंदन के निर्माताओं ने फिर डिसाइड किया कि हम लोग पेरिस मॉडल को अपनाएंगे। अब ये पेरिस मॉडल क्या है साहब, है ना। पेरिस मॉडल की कहानी एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है साहब, जिसका नाम है हसुमनाइजेशन ऑफ पेरिस साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए ये हसुमनाइजेशन था कौन साहब, है ना, हु वाज हसुमनाइजेशन एंड व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म ऑफ हसुमनाइजेशन ऑफ पेरिस साहब, ठीक है ना। तो एक्चुअली हसुमनाइजेशन एक बंदा था जिसका नाम था बैरन हसुमनाइजेशन एंड ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ पेरिस। ये एक्चुअली पेरिस का आर्किटेक्ट था। कहानी ये है कि फ्रांस के अंदर क्रांति हो गई थी 1789 में। यू माइट बी अवेयर अबाउट 1789 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 1789 के अंदर फ्रांस के अंदर क्रांति होती है। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर क्रांति हुई ना, व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड वी कम टू नो अबाउट द पॉलिटिकल चेंजेस इन फ्रांस। तो फिर 1789 में राजा को उथला दिया गया, फिर प्रजा की सरकार आई। 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे करके राजा आपको दिखेगा साहब, फ्रांस के अंदर आएगा। 1815 तक नेपोलियन को हटा दिया जाता है फ्रांस के अंदर से। फिर उसके बाद फ्रांस बहुत ही अराजकता में चलता है। 1852 तक आते आते नेपोलियन का ही भांजा वहां पे इनफेक्ट पावर के ऊपर आएगा। भतीजा कहते हैं ना हम लोग सब, नेफ्यू के रूप में सब, गेटिंग अ पॉइंट। So we see that 1852 में लुई नेपोलियन III, he was the nephew of original king Bonaparte, came to power। उसने यहाँ पे हसुमन को अपॉइंट किया। हसुमन को कहा गया कि आप पूरे सिटी को पूरी तरह से रीडेवलप कर दीजिए, और जो गरीबी है शहर के अंदर, जो अन्यता पूर्वक जो पूरा का पूरा लोग विद्रोह कर रहे हैं, झुगड़ झुप्पियां है साहब, है ना, क्या कहते हैं कि ये स्लम्स है, वो सब मुझे दिखने ही नहीं चाहिए साहब। सो ही ट्राइड टू फोर्सिबली रिकंस्ट्रक्ट द सिटी ऑफ पेरिस, उसको ब्यूटिफाई कर दिया, गरीब लोगों को सिटी सेंटर से हटा दिया साहब, सो दैट विद्रोह होने की शक्यता ही नहीं रहेगा साहब। और 17 ईयर्स फ्रॉम 1852 मतलब अराउंड 1880s तक आते आते इसने पूरे के पूरे पेरिस को रीबिल्ड किया। बुलीवार्ड बनाए गए साहब, बड़े बड़े रास्ते, आजू बाजू में आपको झाड़ दिखेंगे, ओपन स्पेसेस दिख जाएंगे आपको। और इस तरह से हमको ये पता चलता है कि पेरिस के अंदर पुलिसमैन को अपॉइंट किया गया, पेट्रोलिंग किया गया, लोगों को बोला जाता है कि आपको कहीं रास्ते पे सोना नहीं है, सोना है तो शेल्टर में जाके सोना पड़ेगा। पानी के लिए आपको फवारे दिए गए साहब, गेटिंग अ पॉइंट। पब्लिक को बोला जाता है कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट देंगे और आपको हमारे लिए काम करना है। सिटी सेंटर में हम लोग किसी को नहीं रहने देंगे, जो गरीब लोग हैं उनको कहीं और बाहर भेज देंगे साहब। और ये सब कंडीशंस के अंदर हमको ये पता चला कि पेरिस का पुनर्निर्माण होता है। तो आप देखिए, आप में से बहुत लोग हैं ना, पेरिस जब जाते होंगे ना, आप फोटो में भी देखोगे, आप पेरिस को आप एफिल टावर के ऊपर से देखोगे या प्लेन से देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया दिखेगा। यू सी द ड्रोन इमेजेस ऑफ पेरिस, आपको लगेगा कि यार इसके जैसा तो कोई सिटी नहीं है, वेरी ब्यूटीफुल सिटी। सच्चाई ये थी कि ये ब्यूटीफुल सिटी के पीछे कितने लोगों के साथ अन्याय किया गया है। ये ब्यूटीफुल सिटी बनाने के चक्कर में आप समझोगे तो काफ़ी लोगों को रास्ते के ऊपर ला दिया गया था। मैनी पीपल वर ब्रॉट टू स्ट्रीट्स, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब कर दी जाती है कि भाई तो वो कुछ कुछ कर ही ना पाए साहब, समझे आप लोग, ठीक है ना। ये सिचुएशन आपको दिखेगी साहब, गेटिंग अ पॉइंट। बहुत लोगों को परेशान किया जाता है। इवन सम ऑफ द वेलियर इनहेबिटेंट्स ऑफ द सिटी, उनको भी लग रहा था कि बेसिकली बहुत बुरी तरह से इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है साहब। और इसके लिए एक और लोग कहते हैं कि हसुमनाइजेशन के कारण पेरिस की आत्मा मर गई। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पेरिस बहुत ब्यूटीफाई हो गया साहब, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन देयर इज अ आउटक्राई अगेंस्ट द हसुमन। हसुमन का कहानी क्या है कि उसने पूरी तरह से पेरिस का बदलाव दिया। कुछ उसको मानते भी है, कुछ नहीं भी मानते हैं। तो ये पेरिस की कहानी आपको दिखेगी साहब, ठीक है ना। ये हसुमन को यहाँ पे बोला गया है कि वो किस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाने के चक्कर में, आप देख रहे हो ना साहब, ठीक है ना। ये पेरिस के अंदर उसने स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट निकाला था। बुलीवर्ड आपको दिखेंगे साहब, आप एफिल टावर से देखोगे ना, आपको इस प्रकार के बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको मैपिंग दिखेगी। ये बनाने की उसने कोशिश की है साहब, गेटिंग अ पॉइंट। अब इस तरह से जब लंदन का डेवलपमेंट हुआ, पेरिस का डेवलपमेंट हुआ, लंदन वालों ने पेरिस से सीखा कि अगर देखिए, अगर पेरिस वाले गरीबों को हटा सकते हैं तो हम भी हटा देंगे साहब। अब भारत में बॉम्बे का विकास कैसे हुआ, बॉम्बे का निर्माण कैसे हुआ, बॉम्बे में किन किन प्रकार की प्रॉब्लम पड़ी, उसके ऊपर चले जाते हैं। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट है।
और इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. लेट अस ट्राई टू सी द सिटी ऑफ बॉम्बे, दी हम लोग कहते हैं द मैक्सिमम सिटी, द सिटी नेवर स्लीप्स, द सिटी ऑफ द ड्रीम्स. एक ऐसा शहर जहाँ पे आप सपने लेके आते हो और ये सपने आप पूरे करते हो. यू फुलफिल द ड्रीम साहब, है ना. तो ये सिटी की कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द सिटी साहब. एक्चुअली बॉम्बे पहले पोर्चुगीज के पास था, आपको पता होगा साहब, है ना. बॉम्बे वॉज एक्चुअली विद द पोर्चुगीज. पोर्चुगीज वर द वंस हु कैप्चर्ड बॉम्बे समवेयर इन दी 16th सेंचुरी. मतलब वहां पे तो टापू हुआ करते था, बॉम्बे तो था ही नहीं. ये पोर्चुगीज ने ब्रिटेन को दे दिया. क्यों दिया था अगर आपको पता होगा तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते हैं. जब मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए, व्हेन द मैट्रिमोनियल अलायंसेस टुक प्लेस, तो वहां पे पोर्चुगल के राजा थे, पोर्चुगल की क्वीन थी, ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे. इन दोनों के बीच में शादी हुई. तो पोर्चुगल ने कहा कि यार शादी हुई है हमारी बिटिया रानी, तो दहेज में तो कुछ देना पड़ेगा साहब. समझ में आया आपको, ठीक है ना. देखो डाउरी की प्रथा उनके वहां पे आपको दिखेगी. और फिर पोर्चुगल ने क्या किया, ब्रिटेन को, किंग जेम हुआ करते थे, जेम्स करके राजा आपको देखेंगे, ये जेम्स की कैथरीन के साथ शादी हुई थी. कैथरीन वॉज द प्रिंसेस एट दैट टाइम. और कैथरीन और जेम्स की जब शादी हुई तो इसके आउटकम के रूप में बॉम्बे दहेज में दे दिया गया. बॉम्बे सिटी वॉज गिवन एज अ पार्ट ऑफ डाउरी. लेटर ऑन किंग जेम्स ने इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर कर दिया. इट वॉज ट्रांसफर टू ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रूलिंग एट दैट टाइम इन इंडिया. ये करीबन 1662 की बात है जब इनके बीच में शादी होती है, और 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया. तो इनिशियली बॉम्बे की कहानी बेसिकली पोर्चुगीज के साथ आपको दिखेगी, समझे आप लोग. ये आज की तारीख में आपको बॉम्बे दिखता है, उसका विकास कैसे हुआ उसकी पूरी की पूरी कहानी आपको यहाँ पे पता चलती है कि बॉम्बे का निर्माण कैसे होता है साहब. ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर आए तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में 3 सिटीज़ का डेवलपमेंट किया. बॉम्बे का डेवलपमेंट किया, मद्रास का डेवलपमेंट किया, कैलकाटा का डेवलपमेंट किया. इन तीनों सिटीज़ को प्रेसिडेंसी सिटीज़ के रूप में हम लोग पहचानते हैं. प्रेसिडेंसी सिटीज़ के रूप में क्यों पहचानते हैं, क्योंकि इन तीनों सिटीज़ के अंदर जो पॉलिटिकल सेंटर था, ऑफिशियल सेंटर था, इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर था, इन सब का आपको निर्माण आपको इन्हीं सिटीज़ के अंदर दिखेगा. भारत में जो अर्बनाइजेशन है बहुत लिमिटेड रही है, क्योंकि 1920 के दशक के दौरान भी नॉट मोर देन 10 to 11% ऑफ द पॉपुलेशन वाज लिविंग इन द सिटीज. उसमें बॉम्बे का विकास काफ़ी अच्छी तरह से हुआ. 1870s में भी यहाँ 6-7 लाख की पॉपुलेशन थी. 1950s तक आते आते आप देखोगे तो 15 लाख से ऊपर चली गई. आज तो आप पकड़ के चलो 1.5 करोड़ से ज़्यादा चलती है. अब सवाल ये था कि बॉम्बे का विकास कैसे हुआ, हाउ द बॉम्बे डेवलप, और बॉम्बे का डेवलपमेंट किस तरह से होता है साहब. गेटिंग माय पॉइंट, है ना. बॉम्बे के निर्माण के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है साहब, समझ में आया आपको, ठीक है ना. तो यू सी कि यहाँ पे 2 बात बोली गई है. फर्स्ट वी सी दैट यहाँ पे बंगाली सटायर के रूप में इनफैक्ट एक बात बोली गई है काली प्रसन्ना सिंह के द्वारा. ये बताते हैं कि ग्रेजुअली द डार्कनेस थिकन्स thanks to the English shoes, strips, Santipur scarves and the Shimla dhotis. You can't tell high from the low. Group of fast young men with peals of laughter, they left home. ये बात की गई है. दूसरा आप देखोगे तो गोपाल गणेश आगरकर के बारे में बात किया गया. ही वॉज वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर. उन्होंने बताया है कि कैसे बॉम्बे का विकास हुआ, किस तरह से बॉम्बे के अंदर इनफैक्ट लोग आने की शुरुआत करते हैं, कैसे व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे साहब. और वो ये भी बताते हैं कि बॉम्बे के अंदर किस प्रकार की पॉवर्टी हुआ करती थी, किस प्रकार के लोग रहा करते थे, उनका कैसा शोषण होता था. गोपाल गणेश आगरकर की एक किताब लिखी गई है. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, द ऑब्जर्व साइड ऑफ द ब्रिटिश रूल, द ऑब्जर्व साइड ऑफ द ब्रिटिश रूल और अवर डायर पॉवर्टी. हम गरीब क्यों रह गए साहब, है ना. तो इनके बारे में आपको भी पढ़िएगा, आपको तिलक के बारे में और इनके साथ इनके लिंकेजेस भी दिखेंगे. अब बॉम्बे का निर्माण कैसे हुआ. एक्चुअली बॉम्बे है ना, आप समझने की कोशिश करोगे तो टोटल 7 आइलैंड्स हुआ करते थे विच वर अंडर द पोर्चुगीज कंट्रोल. 1661 के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि चार्ल्स के साथ शादी होती है कैथरीन की, और उसी के बाद हमको ये पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे दिया जाता है. कंपनी का पहले का मथक सूरत हुआ करता था, उसके बाद डिसाइड किया गया कि अब बॉम्बे के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे. और ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है कि बॉम्बे के अंदर से इन्होंने पोर्ट के रूप में डेवलपमेंट करने की शुरुआत की, और टेक्सटाइल्स और बाकी सारे व्हीकल्स का डेवलपमेंट हुआ. सो द सिटी फंक्शन एज अ पोर्ट इनिशियली. फिर धीरे 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 यहाँ पे हमको पता चलता है कॉटन ओपियम का यहाँ पे ट्रेड होने की शुरुआत होती है. उसके बाद वेस्टर्न इंडिया के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के रूप में बना, और उसके बाद 19th सेंचुरी तक आते आते एक इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में भी बनेगा. अब बॉम्बे के अंदर इंडस्ट्रियल सेंटर क्यों बना, वाई इंडस्ट्रीज वर लोकेटेड इन बॉम्बे साहब, है ना. तो आप देखोगे लैंड अवेलेबल था, लेबर अवेलेबल था साहब, कैपिटल अवेलेबल था साहब, है ना. आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था क्योंकि इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल की बन रही थी. बॉम्बे के अंदर आजू बाजू वाले रीजन में ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसका भी आपको फायदा मिलेगा साहब. गेटिंग माय पॉइंट.
तो इस तरह से बॉम्बे का विकास हमको देखने को मिलता है। ये बॉम्बे का विकास एक्चुअली आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो 19th सेंचुरी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में होगा, क्योंकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई है आफ्टर डिफीटिंग द मराठास। आपको पता होगा कि अंग्रेजों और मराठास के बीच में 3 लड़ाइयाँ हुई थी 1875 के अंदर। उसके बाद आप पकड़ के सॉरी 1875 1775 के अंदर, 1803 के अंदर, और तीसरी होती है 1819 के अंदर। ये 3 एंग्लो मराठा वॉर के बाद मराठास को ख़त्म कर दिया गया, जो इनफैक्ट बॉम्बे के ऊपर अंग्रेज़ों के ऊपर दावा भी कर रहे थे। पर ग्रेजुअली अब सिटी का डेवलपमेंट होता है, व्यापार होने की शुरुआत होती है, लोग आके सेटल होने की शुरुआत करेंगे, मल्टीपल माइग्रेशन होने की शुरुआत होगी और टेक्सटाइल मिल्स का भी निर्माण होगा। हमने पिछले क्लास के अंदर बताया था कि बॉम्बे के अंदर 1854 के अंदर बहुत सारे अब उद्योग बनने की शुरुआत होगी, क्योंकि पहली बार यहाँ पे टेक्सटाइल मिल की शुरुआत होगी। काउसी जी नाना भाई नाम के आपको एक पारसी बिजनेसमैन दिखेंगे साहब, है ना। हमने डिस्कस किया था कि काउसी जी नाना भाई वॉज अ पारसी बिजनेसमैन हु एक्चुअली स्टार्टेड द बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज इन बॉम्बे। और ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है कि बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इंडस्ट्रियल बूम आएगा। ये इंडस्ट्रियल बूम के कारण बहुत लोग माइग्रेट होने की शुरुआत करेंगे। रत्नागिरी नाम के डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग आएंगे, हमने पिछले क्लास के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन में डिस्कस भी किया था। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वी सी लार्ज स्केल ऑफ वर्कर्स स्टार्टेड कमिंग टू मुंबई। इनफैक्ट वुमेन वर्कर्स भी आने की शुरुआत करेंगे, और इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि ग्रेजुअली हमको ये पता चला कि यहाँ पे काफ़ी सारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लेबर भी होगा। वी ऑल्सो फाइंड कि बॉम्बे के अंदर ग्रेजुअली हमको ये भी पता चलता है कि जब मशीन्स का डेवलपमेंट हुआ तो उसके बाद काफ़ी सारे स्त्रियों का इनफैक्ट जॉब चला भी गया, पर ओवरऑल बॉम्बे के अंदर काफ़ी सारा डेवलपमेंट आपको दिखेगा। लोग अलग अलग चीज़ों के कारण माइग्रेट करेंगे। हम लोग को पता चलता है कि पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर बोथ वर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द माइग्रेशन ऑफ बॉम्बे साहब, माइग्रेशन इन बॉम्बे। लोग अपने गाँव से पुश किए जाते थे कि यार चलो जाओ तुम यहाँ से, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, खाने पीने की यहाँ पे आपके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इससे अच्छा तो आप बॉम्बे जाके सेटल हो जाओ। भारत के आजू बाजू वाले रीजन के अंदर साहब, बॉम्बे के आजू बाजू वाले रीजन में लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं था, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। इनफैक्ट कच्छ की बात करेंगे तो इनफैक्ट गुजरात के अंदर कच्छ वाला जो रीजन है, इट वॉज अ ड्राई रीजन, बहुत बड़ा अकाल पड़ा, लोग मुंबई में आके स्थानिक हो गए साहब। वी ऑल्सो फाइंड कि उस समय के दौरान बहुत बड़ा एपिडेमिक पड़ता है साहब। ये एपिडेमिक पड़ने के कारण भी बेसिकली लोग माइग्रेट करेंगे, आउटसाइड माइग्रेट करेंगे। और खासियत ये थी कि बॉम्बे वॉज एट द जंक्शन ऑफ 2 मेजर रेलवेज। आपको भी पता है कि वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, ये दोनों का आप देखोगे तो हेडक्वार्टर्स आपको बॉम्बे के अंदर ही दिखेगा। वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, इन दोनों का आपको हेडक्वार्टर्स बॉम्बे के अंदर दिखेगा, और इसके कारण भी बॉम्बे के अंदर आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है साहब। गेटिंग माय पॉइंट। तो इनिशियली बॉम्बे के अंदर आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखेगी। ये कोलाबा का आपको फोटोग्राफ दिख रहा है साहब, है ना। दिस इज द कोलाबा। आज की तारीख में कोलाबा को आप जाओगे तो पहचान नहीं पाओगे। साउथ बॉम्बे का रीजन मैं आपको बता रहा हूँ साहब, है ना। उस टाइम पे बॉम्बे का अभी यूनिफिकेशन शुरू हुआ था साहब। ग्रेजुअली ये सातों के सातों आइलैंड्स इकट्ठे होंगे और फिर उनके बीच में लैंड को रिक्लेम किया जाएगा साहब। लैंड रिक्लेमेशन का मतलब है कि समुंदर को फिल करके उसकी जगह पानी के ऊपर आप ज़मीन डाल दोगे साहब, मिट्टी डाल दोगे साहब। तो ये तो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस के रूप में बॉम्बे का निर्माण हुआ। पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती है, इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ी कि जहाँ पे लंदन की डेंसिटी करीबन 8% के आसपास थी, यहाँ पे 20% की डेंसिटी होती है एक घर के अंदर। मतलब एक छोटे से कमरे के अंदर 20 लोग रह रहे हैं। कैन यू इमेजिन साहब कि क्या कंडीशन होगी साहब। और बॉम्बे की कहानी ये है कि बॉम्बे को कोई प्लान के अकॉर्डिंग नहीं डेवलप कराया गया। इसी के कारण हमको ये पता चलता है कि बॉम्बे के प्लानिंग ना होने के कारण कुछ विस्तार का विकास अच्छा होगा, कुछ विस्तार का विकास नहीं होगा साहब। इनफैक्ट बॉम्बे के अंदर भी इन्होंने 2 प्रकार के सिटीज़ को बनाया था साहब। एक वाइट टाउन हुआ करता था। वाइट टाउन का मतलब कि एक ऐसा शहर जहाँ गोरे लोग रहते थे, और दूसरा आपको नेटिव टाउन दिखेगा। ये आपको पूरे भारत के अंदर दिखता है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम प्रोसेस। जहाँ जो फोर्ट एरिया हुआ करता था बॉम्बे के अंदर, आज की तारीख में भी फोर्ट है साहब, है ना, वो फोर्ट के अंदर खाली गोरे लोग ही ज़्यादातर रहते थे, और बाकी सारे लोग देखोगे तो नेटिव पीपल बाहर की साइड में रहेंगे साहब। और उसके बाद आपको इंडस्ट्रियल जोन दिखेगा। यू विल फाइंड द इंडस्ट्रियल जोन बॉम्बे के बाहर की साइड के अंदर साहब। वो कहा गया कि भाई वहाँ पे जाके आपको इंडस्ट्रीज में काम करना है साहब। गेटिंग माय पॉइंट। तो ग्रेजुअली क्या होता है कि बॉम्बे के अंदर पॉपुलेशन बहुत बड़ी, और इतनी सारी पॉपुलेशन बढ़ती है तो हाउसिंग का क्राइसिस हुआ, वाटर सप्लाई का क्राइसिस हुआ साहब, टेक्सटाइल मिल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, लोग माइग्रेट होके आ रहे हैं साहब। बॉम्बे के अंदर भी आपको 2 प्रकार के लोग दिखेंगे। जो इलीट क्लास के लोग हैं, इंडस्ट्रीज चलाने वाले लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बंगलों में रह रहे थे। बाकी सारी पॉपुलेशन देखोगे तो चावल में रहेगी। आपने भी देखा होगा कि चावल की कंडीशंस क्या होती है साहब।
व्हाट वाज द कंडीशंस ऑफ द चौल साहब, है ना, कैसी कंडीशंस के अंदर लोग रहते हैं साहब, दिस इज द चौल। आपने ये पिक्चर देखा है, हैव यू सीन दिस मूवी? बॉलीवुड की बहुत सारी हिंदी मूवीज के अंदर वास्तव पिक्चर के अंदर भी दिखाया गया है। ये संजय दत्त चौल में रह रहा होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है और किस तरह से बेसिकली वो अन्याय के सामने लड़ते लड़ते फिर खुद गैंगस्टर बन जाएगा साहब, है ना। ये पूरी कहानी आपको यहाँ पे दिखेगी साहब, गेटिंग अ पॉइंट। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जब यहाँ पे वर्कर्स यहाँ पे चौल में रह रहे हैं साहब, तो उनको बहुत खराब कंडीशंस में रहना पड़ता था साहब। ये चॉल्स की कंडीशंस की डेवलपमेंट इसके कारण ही हुई क्योंकि यहाँ पे जो अमीर लोग थे उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जो गरीब लोग थे वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और उसके अंदर आपको एक एक कमरे के मकान दिखेंगे जहाँ पे टॉयलेट भी सेम नहीं होता है, गेटिंग माय पॉइंट। और लोग इनफैक्ट आप देखोगे तो एक ही घर के अंदर 10 15 50 लोग रह रहे हैं। एंड दिस इज हाउ वी सी कि 1901 के अंदर का एक डेटा बताता है कि 80% ऑफ द टोटल रेसिडेंट्स इन टेनामेंट्स ऑफ वन रूम साहब, बॉम्बे के अंदर 80% के आसपास के लोग खाली एक कमरे के मकान में रह रहे हैं सर। यू कैन इमेजिन कि क्या कंडीशन होगी। पीपल हैड टू कीप देयर विंडोज ऑफ देयर रूम्स क्लोज इवन इन ह्यूमिड वेदर ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी ऑफ फिल्दी गदर्स, प्रीवीज एंड द बफेलो स्टेबल्स। आप देखो कैसी कंडीशंस में रह रहे थे, खिड़की भी नहीं खोल पा रहे थे। हर रोज लड़ाई झगड़ा होता था पानी को लेके, टॉयलेट को लेके, घर की साफ सफाई को लेके, विस्तार की साफ सफाई को लेके साहब। तो ये कंडीशन में आपको बॉम्बे की कहानी दिखेगी कि बॉम्बे का जब निर्माण किया गया तो बॉम्बे में बहुत सारा प्रॉब्लम था साहब। और बॉम्बे इनफैक्ट लंदन की तरह या पेरिस की तरह साफ नहीं हो पाया। उसको लेके इनफैक्ट बॉम्बे के सबसे पहले कमिश्नर बोलेंगे जिसका नाम था आर्थर क्रैफर्ड। बॉम्बे के अंदर एक जगह है क्रॉफर्ड मार्केट, इसी के नाम के ऊपर दिख रहा है। वो कहता है कि बॉम्बे के अंदर जो साउथ मुंबई में जहाँ पे ब्रिटिश रह रहे हैं वहाँ पे हम लोग डेंजरस ट्रेडर्स को अलाउ नहीं करेंगे, बाकी उनको जो भी करना है करने दो साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और इसी के कारण वो बताने की कोशिश करता है कि भाई आई विल नॉट अलाउ दिस पीपल टू कम टू इन दिस रीजन, बाकी सारे रीजन में उनको जो कर रहा है वो करने दीजिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट। छोटे छोटे घर दिखेंगे, मल्टीपल एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही है। आजू बाजू के विस्तार के अंदर लिकर शॉप्स हो गए, अखाड़ा खुल गए साहब। लोग स्ट्रीट्स के अंदर ही अपना गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं साहब, गेटिंग माय पॉइंट। और हमको पता चलता है कि चॉल्स के अंदर कंडीशंस कुछ अलग ही प्रकार की आपको दिखेगी। अलग अलग प्रकार के लोग जादू टोना करने आते थे, अलग अलग प्रकार के इनफैक्ट है ना खेल खेले जाते थे। और चॉल्स के अंदर मल्टीपल इनफैक्ट काम होते थे। आप देखोगे हड़ताल की बात होती चॉल्स के अंदर होगी, कुछ समाचार देना है किसी को चॉल के अंदर किया जाएगा। जॉब की नौकरी, अरे भाई तेरे को नौकरी लगी कि नहीं लगी साहब, है ना। एवरीवेयर वी विल फाइंड कि यहाँ पे आपको चॉल्स की पूरी लाइफ दिखेगी साहब। वी सी दैट ये जो चौल हुआ करते थे, ये चौल के अंदर रहने वाले लोग ज़्यादातर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मिल्स के अंदर काम करते थे। दे वर ऑल वर्किंग इन द मिल, टेक्सटाइल मिल्स, मैंने आपको बताया था। और इस समय के दौरान हमको ये भी पता चलता है कि ये जो टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले लोग थे ये गाँव से आते थे। और गाँव के अंदर इनको बेसिकली जॉबर, अगर उनका एक रिश्तेदार था जो रिक्रूट करने का काम करता था, उनको जॉब दिला देता था। प्रॉब्लम ये था कि बहुत लोग माइग्रेट होके आए, नौकरी वोकरी मिल गई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हुए, बट एक प्रश्न था, वो था डिप्रेस क्लासेस का। भारत के अंदर बिकॉज ऑफ द कास्ट सिस्टम देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल जिनको अनटचेबल्स कहा गया है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर इनके समय बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। देयर वर सो मेनी रिफॉर्म मूवमेंट्स दैट स्टार्टेड एट दैट टाइम। और ये जब रिफॉर्म मूवमेंट हो रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है, ड्यूरिंग दिस पीरियड वी डू सी दैट मल्टीपल इश्यूज आर बीइंग डिस्कस्ड, मल्टीपल पॉइंट्स आर कमिंग अप साहब। और खास करके जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको कहा जाता था कि तुम कहीं और रहो, तुमको चाली के अंदर भी रहने का मौका नहीं मिलेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट लोग झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे थे। They were living in the shelters made of the corrugated sheets, leaves and the bamboo poles. अब आप देखिए कि आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाओगे, आप हाइजीन का ध्यान नहीं रख पाओगे। और भारत में ब्रिटिश इंडिया के समय पे बहुत सारी बीमारियाँ दिखेगी साहब, प्लेग एपिडेमिक दिखेगा। लंदन के अंदर निर्माताओं ने सब कुछ ध्यान रखा, पेरिस के अंदर निर्माताओं ने ध्यान रखा। इंडिया में तो कोई था ही नहीं, इंडिया में तो कोई था ही नहीं। माई बाप कौन था हमारा? द ब्रिटिश। ब्रिटिश डिड नॉट वांट, बट द ब्रिटिश रियलाइज कि यार इसके कारण तो बीमारी फैलती है, ये झुग्गी झोपड़ियों के कारण बीमारी फैलती है।
लोगों को घर नहीं मिल रहा है, कहीं और इनफैक्ट अपना ह्यूमन वेस्ट आप देखोगे तो थ्रो किया जा रहा है, बीमारी हो रही है, कितनी सारी चीज़ें। तब जाके डिसाइड किया गया कि यार गरीब लोगों को बेसिकली कुछ ना कुछ फोकस करवाना पड़ेगा। तो इनफैक्ट इसके बाद आप समझने की कोशिश करिए, एक सिटी इंप्रूवमेंट ट्रस्ट बनता है जिसका काम था पुअर होम्स जो है, गरीबों के जो घर है, उसको सिटी सेंटर से बाहर निकालना, सो दैट वो कहीं और जाके मरे। साहब समझ में आया कि नहीं है आपको? ठीक है। और धीरे 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 अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इन्होंने अलग अलग स्कीम्स करके बहुत सारे लोगों को अपने घर के बाहर निकाल दिया और कहा गया कि आप झुकर झोपड़ियों में नहीं रहोगे, यू विल नॉट स्टे इन द आई वुड से द एरियाज वेयर द स्लम्स आर डेवलपिंग। साहब उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि आप इनफैक्ट एक हद से ज़्यादा कानून के तहत इनफैक्ट रेंट नहीं लोगे, क्योंकि लोगों को घर नहीं मिल रहे थे। उसके पीछे का कारण ये था, बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेंट हुआ करते थे। साहब गेटिंग अपॉन, बट वी सी दैट लैंडलॉर्ड जो थे उन्होंने अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना के लोगों को चुप करवा दिए। साहब प्रॉब्लम ये था कि बॉम्बे सिटी एक आइलैंड के ऊपर है। साहब टोटल 7 आइलैंड्स है। बिकॉज इट इज लोकेटेड इन 7 ऑफ द आइलैंड्स, ये 7 आइलैंड्स के अंदर लोकेटेड है, तो ये 7 आइलैंड को कनेक्ट करना तो जरूरी है ही। इट इज नेसेसरी टू कनेक्ट द 7 आइलैंड्स, बट वॉट टू डू फॉर द एक्सपांशन ऑफ द सिटी। ये 7 आइलैंड को कनेक्ट करने के बाद सिटी का एक्सपांशन कैसे किया जाएगा? गेटिंग अपॉन, तो डिसाइड किया गया कि इनके बीच में जो समुंदर आता है, इनके बीच में जो पानी वाला रीजन है, उसको पूरा किया जाए, उसको पूरी तरह से फुलफिल किया जाए। ब्रिटिश स्टार्टेड द रिक्लेमेशन ऑफ बॉम्बे, और बेसिकली लैंड रिक्लेमेशन के रूप में आप देखोगे समुंदर के आजू बाजू वाला विस्तार था, उसको भरने की कोशिश की जाती है और बॉम्बे को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया गया। साहब ग्रेजुअली वी सी दैट 1784 के आसपास का पीरियड था जब बॉम्बे के लो लाइंग एरियाज को इन्होंने रिक्लेम करने की कोशिश की, और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रकार के रिक्लेमेशन के प्रोसेस चले। वी डू गेट कि अलग अलग प्रकार के प्लान बनाए जाते हैं जहां डिसाइड किया जाता है कि ज़मीन को और एक्सपांड करना है समुंदर की तरफ से। साहब प्राइवेट कंपनीज को कहा गया कि आप आइए यहाँ पे और रिक्लेमेशन का काम करिए, बॉम्बे के आजू बाजू वाले रीजन्स को पूरा डेवलप करके दीजिए। और इस तरह से आपको बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में आपको दिखेगी, जिसको कहा जाता है कि मलाबार हिल्स से कोलाबा वाला जो रीजन है उसको रिक्लेम करके दीजिए, जो आज की तारीख में सबसे पॉश एरिया कहा जाता है बॉम्बे का, वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ बॉम्बे। साहब आप इनफैक्ट यहाँ के बॉम्बे के अंदर पूरी टोपोग्राफिकल चेंजेस लाइए, बॉम्बे के अंदर पूरा विकास करिए। पॉपुलेशन इतनी सारी बढ़ रही है कि ये पॉपुलेशन को बेसिकली यहाँ पे जगह हमको करानी पड़ेगी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। 1870 के अंदर ही ये सिटी का एक्सपांशन 22 माइल्स की तरफ हो गया था। मतलब आप देखिए 22 स्क्वायर माइल्स इज अ ह्यूज नंबर। साहब है ना, ये 1870 की बात कर रहे हैं, आज तो 60-70 किलोमीटर से ज़्यादा आपको दिखेगा। धीरे 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 बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट को कहा गया कि आप एक्सपांशन करिए। साहब एंड दिस इज हाउ वी सी द मरीन ड्राइव वॉज डेवलप। ये वही मरीन ड्राइव है जहाँ आपने मूवीज़ के अंदर भी देखा होगा कि लोग जाके फोटो वोटो खिंचवाते हैं, ये वो। साहब है ना, गानों के अंदर भी आपको दिखता रहेगा। तो इस तरह से हमको पता चलता है कि बॉम्बे का निर्माण किया गया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज ऐड की गई, बॉम्बे को कनेक्ट किया गया। साहब अलग अलग रीजन्स के साथ, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा आपको पॉइंट यहाँ पे दिखेगा। अब बॉम्बे का जो निर्माण हुआ है, ये बॉम्बे का निर्माण अगर आप सिंगापुर के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत ही अद्भुत डेवलपमेंट दिखेगा। क्योंकि मॉडर्न सिंगापुर की जो हम लोग बात करते हैं उसका अलग ही आपको पर्सपेक्टिव दिखेगा। साहब ली कुआन यू करके सिंगापुर के फाउंडर आपको दिखेंगे। साहब बहुत ही फेमस लीडर है। साहब अभी गुजर गए 2-3 साल पहले, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए भी थे उनकी अंत्येष्टि में। उतने प्रोमिनेंट आपको लीडर दिखेंगे। ली कुआन यू का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? उन्होंने देखा कि सिंगापुर का विकास भी ये कॉलोनाइजेशन के कारण बहुत ही अधकचरा हुआ है, बहुत ही बेकार सा हुआ है, उसको भी पूरा रीडेवलप करने की आवश्यकता है, और सिंगापुर का भी रीडेवलपमेंट बहुत ही नेसेसरी है। साहब गेटिंग ऑफ। सो 1965 तक अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सिंगापुर को भी जैसे इंडिया के अंदर बॉम्बे को प्रॉब्लम था वैसा ही आपको दिखेगा। सिंगापुर के अंदर भी आपको दिखेगा इलीट क्लास ऑफ लोग थे, बाकी सारे लोग ओवर क्राउडिंग, सैनिटेशन, हाउसिंग, पॉवर्टी के क्राइसिस से जूझ रहे थे। सिंगापुर 1965 तक इंडिपेंडेंट बनता है। ली कुआन यू कहते हैं कि मैं इसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करूंगा। उन्होंने सबसे पहले हाउसिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की और डिसाइड किया गया कि पूरे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग का सिस्टम अपनाएंगे, जहां पे सिंगापुर के अंदर कोने कोने के विस्तार को हम लोग फोकस करेंगे। विल मेक श्योर कि यहाँ पे हम लोग सबको हाउसिंग दें,
विल मेक श्योर कि यहाँ पे वेंटिलेशन मिला जाए, लोगों को फिजिकल प्लानिंग के तहत अच्छा बिल्डिंग दिखना चाहिए साहब। क्राइम को बेसिकली रिड्यूस करेंगे सो दैट यहाँ पे लोगों की आवागमन रहेगी। डिसाइड किया जाता है कि आप जब बिल्डिंग में रह रहे हो तो वहाँ पे इनफैक्ट वो ध्यान रखेंगे कि इनफैक्ट जो जो बिल्डिंग में फ्लोर्स खाली है वहाँ पे कम्युनिटी एक्टिविटीज हो, लोग एक शहर से दूसरे शहर में आ रहे हैं उसको कंट्रोल कर दिया जाए। सिंगापुर के अंदर 3 प्रकार के लोग थे, चाइनीज, मलयंस एंड इंडियंस, क्योंकि मलेशिया वाला रीजन भी कनेक्टेड है। उनको अलग अलग रीजन में सेटल कराया गया। आपको इंडिया टाउन दिखेगा। न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स के द्वारा इनफैक्ट डिसाइड किया गया कि इन सब को कंट्रोल किया जाएगा। और ल्यू कुआन यू कहते हैं कि भाई मेरा जो प्लानिंग का एक्सपेरिमेंट था इसके अंतर्गत मैंने ये ध्यान रखने की कोशिश की है कि आप पूरी तरह से उसको सेटल करा पाए। ये कहते हैं वी वुड नॉट हैव मेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस इफ वी हैड नॉट इंटरवीन ऑन वेरी पर्सनल मैटर्स, who your neighbor is, how you live, the noise you make, how you speak, what language you use. We decide what is right. Never mind what people think. That is another problem. In fact, आप समझने की कोशिश करिए आपका पड़ोसी कौन है, आप क्या खा रहे हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, कौन सी भाषा बात कर रहे हो, वो हर एक चीज़ हम प्लानिंग के तहत डिसाइड करेंगे। हम आपको वहाँ पे ही सेटल करवाएंगे जहाँ पे आपकी आवश्यकता है। एक इंडियन को चाइनीज़ के बाजू में घर नहीं देंगे। इंडियन को कहेंगे कि तुम इंडियन कम्युनिटी वाले एरिया में जाओ, चाइनीज़ को कहा जाएगा कि तुम चाइनीज़ एरिया में जाओ, मलयंस को कहा जाएगा कि तुम मलयंस एरिया में जाओ साहब। गेटिंग माय पॉइंट। और इसी के कारण हमको ये पता चलता है कि वहाँ पे सिंगापुर के अंदर लोगों की फ्रीडम या लोगों की जो इंडिविजुअल राइट्स टू लिबर्टी, लोगों की इंडिविजुअल राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्स, वो तो ख़त्म हो गई टेम्पररी पीरियड के बाद, आप देखोगे। बट वी डू गेट इंस्टेंसेस, हमको इंस्टेंसेस मिलते हैं कि वहाँ के लोगों को मटेरियल कंफर्ट बहुत अच्छा मिला, उनको बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट वो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अब ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे साहब। ये सिंगापुर मरीना का आपको एग्जाम्पल दिखेगा, जहाँ सिंगापुर के अंदर पूरा रिक्लेमेशन करने के बाद उन्होंने पूरे सिटी का डेवलपमेंट किया, अर्बन एरियाज़ को अलग किया, गवर्नमेंट एरियाज़ को अलग किया, कमर्शियल एरियाज़ को अलग किया, और इस तरह से एक सिंगापुर आधुनिक इकोनॉमी के रूप में, पोर्ट के रूप में डेवलप बन के आया साहब। समझे आप लोग? ठीक है। अब उसके सामने आप समझने की कोशिश करिए बॉम्बे का क्या हुआ, व्हाट हैपेंड विद बॉम्बे साहब। बॉम्बे के अंदर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। ग्रेजुअली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, लोग उसको मायापरी के रूप में पहचानते हैं, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, क्योंकि लोग इतने सारे आ रहे थे, सबको ये लग रहा था कि अब बॉम्बे ही हमारा सपना पूरा करेगा। और उसके बाद बॉम्बे की जो फिल्म इंडस्ट्री बनी, उसने यही सपने को पिक्चरों के अंदर दिखाया साहब। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बई मेरी जान, है ना? समझे कि नहीं समझे? ये क्यों बोला गया है, वाई दिस इज सेड सो? फिल्म इंडस्ट्री एक्चुअली सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है। बॉम्बे के अंदर जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे वो पिक्चरों के द्वारा दर्शाने की कोशिश की, फिल्म्स के द्वारा दर्शाने की कोशिश की गई साहब। अलग अलग प्रकार के मूवीज बने, अलग अलग प्रकार की कहानियां बनती है। वी सी दैट दादा साहब फलके ने सबसे पहला राजा हरिश्चंद्र बनाया था साहब। दादा साहब फलके अवार्ड हम लोग इसके लिए देते हैं, आपको भी पता होगा साहब। 1925 तक आते आते यहाँ पे फिल्म्स बनने की शुरुआत होगी, मल्टीपल पिक्चर बनती है। 1987 तक आते आते 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं। पीपल केम फ्रॉम लाहौर, कलकत्ता, मद्रास, सब लोग इनफैक्ट बॉम्बे के अंदर आके सेटल होंगे। और इस तरह से हमको ये पता चला कि मल्टीपल फिल्म एक्टिविटीज़ स्टार्टेड, और इस तरह से बॉम्बे का विकास हुआ। बॉम्बे के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग अपने अपने इनफैक्ट ओपिनियंस देने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि भाई इन लोग का घर ऐसा है, कोई कहेगा इन लोग का घर वैसा है, हम क्या कंडीशन में रह रहे हैं वो हम ही जानते हैं साहब। समझे आप लोग, है ना? तो नारायण सुर्वे करके एक ऑथर है, उन्होंने माजे विद्यापीठ के ऊपर लिखा है, माई फादर केम फ्रॉम सह्याद्रीज, वेस्टर्न घाट से। He quilt over his shoulder, he stood at the doorstep with nothing but his labor. I carried a tiffin box to the mill since childhood. मैं बचपन से टिफिन बॉक्स लेके मिल में जाता था। I was the cast the way. A smith forges a hammer. I learned my ropes, working on a loom, learnt on to occasion to go on strike. My father withered away tolling, so will I and will my little ones. Perhaps they too face such sad nights, wrapped in the coils of darkness. आप देखोगे तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बोली गई है साहब। गेटिंग माय पॉइंट। इस तरह से शहरों का विकास हुआ। बॉम्बे और लंदन के मॉडल को कभी कंपेयर करिएगा कि क्या खासियत है, और सिंगापुर का विकास कैसे हुआ, उसको लेकर तो अलग से केस स्टडी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। एक कहानी आपको सिटीज़ के अंदर दिखेगी कि जब अर्बनाइजेशन होता है, और अब जब अर्बनाइजेशन को अनप्लान्ड किया जाता है, तो अर्बनाइजेशन का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, वो है पॉल्यूशन। और यही पॉल्यूशन का जो आउटकम अगर आप देखोगे तो आपको एनवायरनमेंट के ऊपर दिखेगा। यू कैन इमेजिन
कि ये फोटोग्राफ लंदन का है 1847 का, और ये फोटोग्राफ में आप देखोगे तो इतनी सारी पॉल्यूशन, इतना सारा आपको एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट दिखेगा, तो वी आर नॉट एबल टू सी एक्चुअली के रास्ते में क्या है। और इससे हमको ये सीखने की आवश्यकता है कि शहरों का निर्माण कर तो दिया, शहरों का निर्माण कर तो दिया, शहरों का निर्माण करवा भी दिया, पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यार ये शहरों के निर्माण के समय पे इनफैक्ट आप किस प्रकार की चीजों का उपयोग कर रहे हो वो भी आपको देखना पड़ेगा साहब। सिटी का डेवलपमेंट इकोलॉजी के रूप में और एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। आप नेचुरल फीचर्स को पूरी तरह से छेड़खानी कर रहे हो, घर बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, वो ना किया जाए। हो सके तो नेचर को इंटीग्रेट करिए साहब। आज की तारीख में उसे हम लोग क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में पहचानते हैं। इन द प्रेजेंट डे दिस कंसेप्ट इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप सस्टेनेबल वे के अंदर डेवलपमेंट करिए। आप देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के नाम के ऊपर, नॉइस पॉल्यूशन के नाम के ऊपर आपके शहरों की हालत क्या हो गई है साहब। घरों के अंदर कोयले का उपयोग गर्म करने के लिए पहले बहुत होता था साहब। इंडस्ट्रीज के अंदर से बड़े बड़े स्मोक आते थे, चिमनीज निकलती थी साहब। लोगों को इनफैक्ट खाना पीना भी आप देखोगे काले कलर का मिलता था, सब्जियां काली हो जाती थी। ये आज की तारीख में भी हो रहा है। इतना फॉग हो रहा था, इतना फॉग हो रहा था साहब, है ना। तो स्मोक और फॉग दोनों के दोनों इकट्ठा हो गया, और उससे बेसिकली आप देखोगे तो स्मॉग नाम की एक बीमारी ये आपको मिलेगा कि एक बहुत बड़ी क्राइसिस बनेगी लंदन के अंदर, जहां पूरा काला अंधेरा घना कोहरा छा जाता है। फॉग और स्मोक इकट्ठा हुआ विंटर्स के अंदर साहब, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोगों को धीरे धीरे पता चला कि यार क्लीन एयर का इंपॉर्टेंस है। हमको कानून पास करने पड़ेंगे, स्टीम इंजन को बोलना पड़ेगा कि भाई आप लोग अब धीरे धीरे अपने आप को रिफॉर्म करिए, न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जाइए। कब तक इसको स्वीकारेंगे साहब। ग्रेजुअली वी सी दैट यहाँ पे कानून पास करने के बाद स्मोक अमेंडमेंट्स या स्मोक अमेंडमेंट एक्ट लेके आया लंदन, लीस्टर, मैनचेस्टर, ये सब सिटीज़। और उसके बाद धीरे 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 हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे पूरी तरह से सिस्टम बदलती है। सिस्टम बदलने के साथ साथ हमको ये भी पता चलता है कि इंग्लैंड के अंदर से तो एयर पॉल्यूशन कम हुआ, पर भारत के अंदर अगर आप समझोगे तो नहीं होगा। वी फाइंड कैलकाटा जैसा सिटी जो उस टाइम पे भी स्मॉग की क्राइसिस को झेल रहा था, बहुत ही हाई पॉल्यूशन को झेल रहा था, पॉपुलेशन भी बहुत हाई हुआ करती थी, स्टीम इंजन का यूज़ हो रहा था कोयले के रूप में साहब। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि भारत के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको यहाँ दिखेगा। भारत में जो कोयला था उसका एच कंटेंट इतना हाई था, इसके कारण पॉल्यूशन भी ज़्यादा आ रहा था। और कलकत्ता इनफैक्ट 1863 तक आते आते इतनी खराब कंडीशन में आ गया, तो ब्रिटिश सरकार को फिर अकल ठिकाना है, और ब्रिटिश सरकार ने पहली बार आप देखोगे तो स्मोक को लेके यहाँ पे इन्होंने कानून पास किया और डिसाइड किया कि कलकत्ता में यहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने की अब आवश्यकता हो गई है। एंड दिस इज़ हाउ वी कम टू नो दैट ग्रेजुअली इनफैक्ट कलकत्ता के अंदर ये जो स्मोक न्यूसेंस लेजिस्लेशन है उसको पास किया जाता है। 1920 तक आते आते इनफैक्ट बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा गया कि आप कोयले का उपयोग मत करिए, आप कुछ दूसरे कमोडिटी का उपयोग करिए जिसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे पॉल्यूशन को कम कर सकते हो। एंड दिस इज हाउ बहुत सारे लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को कहा गया आप चोखे का उपयोग करिए, राइसेस का उपयोग कीजिए साहब, रेदर देन आप इनफैक्ट कोयले का उपयोग करते हो। पर राइसेस का उपयोग करने में इनको एक दूसरा प्रॉब्लम था, क्योंकि राइसेस के कारण एक काले कलर का सूट था बेसिकली जो ऊपर चढ़ा जाता था और उसके बाद वो रात को नीचे गिरता रहता था साहब, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो रहा था। ग्रेजुअली इनफैक्ट स्मोक न्यूसेंस कमीशन की स्थापना की गई, उन्होंने इंडस्ट्रीज को रिफॉर्म कराया और उसके बाद कलकत्ता के अंदर इंडस्ट्रियल स्मोक तो कम हुआ पर डोमेस्टिक स्मोक कभी कम नहीं हो पाया, क्योंकि घरों के अंदर भी चूल्हे चलते थे। घरों के अंदर भी आप देखोगे तो आपको कोयले का उपयोग, लकड़े का उपयोग, अलग अलग प्रकार का ऐश का उपयोग करके इनफैक्ट यहाँ पे घर के अंदर चूल्हे जलाए जाते हैं। चूल्हा कहते हैं ना हम लोग इसको साहब, है ना, ये चूल्हा, फायर ऑल्टर्स आपको दिखेंगे साहब, है ना। ये तो अब जाके आप देखोगे तो सरकार ने डिसाइड किया कि हर एक हाउस होल्ड के अंदर, हर एक घर के अंदर हम लोग एलपीजी का सिलेंडर कम से कम दे ही देंगे, सो दैट उनको यहाँ पे पॉल्यूशन का फेस ना करना पड़े। समझे आप लोग। घुमा फिरा के एक चीज़ आपको दिखेगी कि शहर आपको बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। शहर आपको नौकरी दे सकते हैं, आपको पेशा दे सकते हैं, आपको आइडेंटिटी दे सकते हैं। शहरों से आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर सकते हो, पर एक चीज़ याद रखेगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू आर गेनिंग फ्रॉम द सिटीज़,
मेक श्योर कि शहरों को आप डिस्ट्रॉय ना कीजिए। शहरों के अंदर आप अपनी इनफैक्ट एनवायरनमेंट को मैनेज करने की कोशिश करिए, पॉल्यूशन ना हो उसका ध्यान रखिए, और किसी के साथ अन्याय ना हो उसका भी ध्यान रखिए, वरना तो सिटीज आर ऑलवेज अ प्लेसेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। दुनिया के कोई भी शहर में चले जाओ आपको हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि कुछ कुछ एरिया बहुत अमीर होंगे, कुछ कुछ एरिया बहुत गरीब होंगे साहब, समझे। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। ये टॉपिक के अंदर आप समझने की कोशिश करो तो हमने आज जो टॉपिक देखा है उसमें 5-6 चीज़ें डिस्कस की हैं। हमने एक तो प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन की बात की है कि अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, और अर्बनाइजेशन के अंदर लंदन के साथ साथ बॉम्बे, बॉम्बे के साथ साथ पेरिस और सिंगापुर मॉडल की भी बात की मैंने आपको कि किसका डेवलपमेंट होता है साहब। दूसरा प्रश्न मैंने आपको ये बताया कि इनका अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड इन द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन बाय दिस पीपल, हाउ दे वर एबल टू गेट द सॉल्यूशन, वॉज प्लानिंग एन इफेक्टिव मॉडल, क्या सिंगापुर मॉडल इफेक्टिव है, क्या पेरिस मॉडल इफेक्टिव है भारत के लिए। आपको पूछा जा सकता है कि भारत के शहरीकरण के अंदर सिंगापुर मॉडल की प्रासंगिकता को दर्शाइए, प्लीज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द इनफैक्ट सिंगापुर मॉडल into the whole point of urbanization of the Bombay या इंडिया के अंदर साहब, है ना। अलग अलग पॉइंट्स के अंदर आपको पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क यू इन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट वे कि हाउ द सिंगापुर मॉडल इज रेलेवेंट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, हाउ द सिंगापुर मॉडल in fact is relevant, in fact डेवलपमेंट हो रहा है, how the Singapore model is in fact I would say useful in the development of the Indian cities, how the Paris model can be done। सिंगापुर में लोगों को बंद करा दिया गया, पेरिस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द केस ऑफ पेरिस, हमको क्या दिख रहा है इन द पेरिस मॉडल। वी डू नो दैट हसुमाइजेशन के मॉडल के तहत, हसुमाइजेशन का मतलब कि वहाँ के गरीब लोगों को पेरिस के बाहर भगा दिया और कहा कि पेरिस बहुत ब्यूटीफुल हो गया साहब, है ना। तो आप चूज करोगे एज अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट, आप चूज करोगे एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट कि आप कौन से मॉडल को अपनाओगे, क्या भारत के शहरों को आप किस तरह से गवर्न करना चाहते हो, आप भारत के शहरों को क्या क्या प्रॉब्लम्स पड़ रहे हैं उसका कैसे सॉल्यूशन दोगे, आपको सोचना है। तो आज का चैप्टर के अंदर हमने यही चीज़ देखने की कोशिश की थी। ये चैप्टर टेक्निकली आप देखोगे तो आपका जो मेन कोर सिलेबस है उसका पार्ट नहीं है, मैंने आपको बताया, बट एक केस स्टडी के रूप में आप अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हो और देख सकते हो कि अपनी पॉपुलेशन को किस तरह से प्रोडक्टिव वे के अंदर लेके जाया जाए। आप यहाँ पे अपनी यहाँ की जो आवाम है उसके साथ अन्याय ना हो उसका भी आपको ध्यान रखना है, और आपको ये भी देखना है कि किस किस प्रकार के डेवलपमेंट और इनफैक्ट किस किस प्रकार की घटनाएं उस टाइम पे हो रही है साहब, है ना। तो आज का सेशन यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। लेट मी कंक्लूड दिस सेशन टुडे, एंड मैं आपको फिर से वेलकम करूँगा कि आप हमारे प्लस कोर्सेज के ऊपर आइए। आज आखिरी दिन है, 31st ऑफ मार्च इज़ द लास्ट डे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, फॉर दिस मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर। 31 मार्च मतलब आज के दिन सब्सक्रिप्शन ले लिया तो यू विल गेट दिस सब्सक्रिप्शन टिल 31st ऑफ जुलाई 2022। 31 जुलाई 2022 तक आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन की अवेलेबिलिटी मिलेगी, और यू कैन स्पेंड मोर टाइम ऑन दी अनअकैडमी। आप इनफैक्ट अनअकैडमी के अंदर और भी चीज़ें इनफैक्ट एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपनी तैयारी के अंदर अच्छी तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके कारण ये मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। बाकी आप हमारे प्लस कोर्सेज के ऊपर आइए, हमारे स्पेशल क्लासेस के ऊपर आइए, ये फ्री होते हैं। मैंने स्पेशल क्लासेस में पूरी इंडिया के वाइसरॉय जितने हैं ना उनके ऊपर एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स निकाले हैं। आई हैव टेकन अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स। ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स में मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर बताया है कि कौन सा वाइसरॉय क्या काम कर रहा है, लॉर्ड कैनिंग से लेके आखिर में लॉर्ड माउंटबेटन, और उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल भारतीय मूल के सी राजगोपालचारी की भी चर्चा की है। तो बहुत लंबा है इनफैक्ट, है ना। इसमें आपको 7 सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिखेंगे। अभी मैं कांग्रेस के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर कांग्रेस के
प्रेसिडेंट्स का क्या रोल था, व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ कांग्रेस, और इनफैक्ट ये किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिविजुअल के रूप में, ये भी मेरा स्पेशल क्लास है। आप ये सब स्पेशल क्लासेस को देखने के लिए खाली और खाली ये डिस्काउंट कोड को यूज़ करिएगा PN लाइव, ये आपको फ्री एक्सेस दे देगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो भी आप डिस्काउंट कोड ये PN लाइव यूज़ करेगा। आपके लिए अनअकैडमी के अंदर एक ही एंट्री गेट और एक ही आपका कोड होना चाहिए, वो है PN लाइव। आप जुड़िए हमारे साथ और मैं आपकी पूरी तैयारी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करवाऊंगा। बाकी 4 अप्रैल को हमारा कॉम्बैट है, ये फ्री टेस्ट है और अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और इससे आपका क्या कह सकते हैं कि एप्टीट्यूड लेवल भी बनेगा, आप UPSC के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, है ना। तो इसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।